तो हेलो चैम, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर क्लास 11th काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, बिकॉज हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझेंगे आज की। ठीक है, तो आपको अच्छे से अपना नोटबुक लीजिए और साथ नोट करते लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेट्स, अगर सेट की डेफिनेशन की बात करें तो सेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? देखो, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट्स का अगर कोई कलेक्शन है तो हम उसको सेट कह सकते हैं, राइट? उसको सेट कह सकते हैं। हम समझते हैं कंसेप्ट क्या है, सेट का क्या कंसेप्ट है। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ें देखते हैं जो डिफरेंट कलेक्शंस हैं, लाइक कलेक्शंस ऑफ मैथ्स की बुक्स है अगर हमारे पास, कलेक्शन हमारे पास टॉयज का है, कलेक्शन अगर हमारे पास शर्ट्स का है, और कलेक्शन अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स का है, क्या कह सकते हैं? ये है एक सेट। कोई भी चीज़ का कलेक्शन हम उसको कह सकते हैं अ वेल डिफाइंड सेट। तो कलेक्शंस कैन बी कॉल्ड एज सेट, कलेक्शन कैन बी कॉल्ड एज सेट, राइट? ओके, चलिए समझते हैं एक्चुअली में सेट होता क्या है। देखो, सेट आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी ई वाई एक्स वाई जेड। इन लेटर्स से हम इसको क्या कह सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। देखो, द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ सेट, जो ऑब्जेक्ट्स सेट के अंदर होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द सेट होते हैं, आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ सेट। हम उनको एलिमेंट्स कहते हैं, या कह सकते हैं कि वो मेंबर्स हैं उस सेट के। तो डिनोटेड बाय वो ए बी सी डी एक्स वाई जेड कह सकते हैं, इसे डिनोट हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नाउ लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास जो 1 से स्टार्ट होते हैं टिल इंफिनिटी तक। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो है एक सेट। ठीक है, उसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं ना, कि 1 2 3 4 टिल 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 इंफिनिटी तक जा रहे हैं, ये हमारा सेट है, ये ब्रैकेट के अंदर आया है, ये हमारा सेट है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो वी नो दैट 4 एक नेचुरल नंबर है, 4 एक नेचुरल नंबर है जो कि इसका पार्ट है। ठीक है, तो -1 एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, besides वो एक नेगेटिव इंटीजर है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। वी डिनोट 4 एज 4 डिनोट 4 बिलोंग्स टू ई। देखो, ये वाला जो साइन होता है ये होता है बिलोंग्स टू, यानी 4 बिलोंग्स टू एन, एन यानी नेचुरल नंबर। हम कह सकते हैं एन जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, 4 बिलोंग्स टू एन, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स के ऊपर, इसके ऊपर एक मार्क ऐसे क्रॉस कर देंगे तो डज नॉट बिलोंग का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो देर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। 3 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के किसी भी सेट को। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के जो है 3 तरीके हैं हमारे पास। पहला है डिस्क्रिप्शन मेथड। ठीक है, दूसरा है रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड और टेबुलर फॉर्म मेथड, और थर्ड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो, पहला है हमारे पास डिस्क्रिप्शन मेथड। इस मेथड में क्या है? डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेट इज मेड इन एनक्लोज्ड करली ब्रैकेट्स। जब हम करली ब्रैकेट्स के अंदर किसी भी चीज को लिखते हैं इसको डिस्क्रिप्शन मेथड कहेंगे। यहाँ पे जो डिपिक्शन है, लाइक हमने नेचुरल नंबर्स का डिपिक्शन करा और उसको हमने ऐसे करके स्लैश करके तो किया 1 2 3 4, इस तरीके से हमने डिपिक्शन करा, तो ये हमारा करली ब्रैकेट्स के अंदर आया। इसको कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड। देखो, सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 30 इज रिटर्न एज, तो हम इसको कह सकते हैं, इस सीरीज कर्ली ब्रैकेट और कॉम्पोजिट नंबर जो 1 से 30 के लेस हैं वो सारे नंबर्स हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या हुआ? ये डिनोट करने का तरीका है। डिस्क्रिप्शन मेथड में हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर चीजों को डिनोट करते हैं, राइट? ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। के बाद 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोस्टर मेथड की, लिस्टिंग मेथड की और टेबुलर फॉर्म मेथड की। रोस्टर मेथड की, इसको हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं और टेबुलर फॉर्म का मेथड भी कहते हैं। देखो, रोस्टर और फॉर्म में ऑल एलिमेंट्स of a set are listed in such a manner that different elements are separated by commas and enclosed within a curly bracket। यानी कि रोस्टर में जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, वो लिस्ट होते हैं इस तरीके से कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो सेपरेट होते हैं बाय कॉमा। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो सेपरेट होते हैं बाय द कॉमा। ठीक है, तो उस कॉमा से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, राइट? और एनक्लोज होते हैं वो करली ब्रैकेट्स में, जिस तरीके से यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट्स रखे थे उस तरीके से करली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम उसको लिखते हैं। और रोस्टेड फॉर्म जो है अनेबल करती है अस टू सी ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेट एट अ ग्लांस। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट हम एक एक साथ देख सकते हैं, कॉमा का कुछ यूज करके हम उस तरीके से देख सकते हैं, राइट? अभी हम समझते हैं किस तरीके से। एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 9।
सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो 5 से बड़े हैं और 9 से छोटे हैं, लाइक 6 7 8 3 है इंटीजर्स ऐसे जो 5 से बड़े हैं 9 से छोटे हैं, विल बी रिप्रेजेंटेड इन 6 7 8 इस तरीके से करली ब्रैकेट के अंदर 6 7 8 कॉमा कॉमा से लिख सकते हैं, यानी 6 7 8 हम इसको कॉमा से शो डिनोट करके डिफरेंट टर्म्स को कॉमा से डिनोट कर रहे हैं और वो सेट का कंसिस्ट कर रही है, सेट में आ रही है, राइट। ठीक है, तो इट मस्ट बी नोटेड द रोस्टर फॉर्म में जो ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। हेंस द सेट इज 6 7 8 कैन आल्सो बी रिटन एज 7 6 8, यानी वो सेट जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब आती है बात हमारी सेट बिल्डर मेथड की, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड हम इसको कहते हैं। सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन में ऑफ a set, all the elements of set have been a single common property that is exclusive to the elements of the set, that is no other element outside the set has that property, यानी सेट के बाहर वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनके पास इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होगी जो सेट वाले सेट के अंदर कंसिस्ट करते हैं आइटम्स, उसकी प्रॉपर्टी होगी। समझते हैं एक एग्जांपल से, we have learned that to write a set all the integers greater than 5 and less than 9 in roster form. Now let us understand how we write the same set in a set builder form. हम set builder form में किस तरीके से लिख सकते हैं, let us denote this set by L। हमने L लिया और इसको U लिख दिया, ठीक है। X is an integer जो था greater than 6 less than 9, ठीक है, greater than 5 less than 9, इस तरीके से हमने लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें जरूरत नहीं है हमें 6 7 8 पूरा लिखना है, हम इस वे में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। We describe an element of a set by a symbol x, though we may use another small letters which is followed by colon, इस तरीके से कॉलन होता है, ठीक है। इस तरीके से कॉलन x लेके या y लेके कुछ भी लिख सकते हो, अगर x लेके डिनोट करते हैं ज़्यादातर। आफ्टर द कॉलन वी डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है डिस्क्राइब करते हैं ऑफ ऑल द एलिमेंट दैट हैज अ सेट, और वो जो सेट के अंदर कंसिस्ट करती हैं वो सब एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज नोट कर लें यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कैन बी चेंज, ऑर्डर जो लिस्टिंग कर रखा है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इफ वन और मोर एलिमेंट्स इन अ सेट आर रिपीटेड, या एक से ज्यादा एलिमेंट्स किसी भी सेट में अगर रिपीट हो रहे हैं एंड ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज लिस्टेड वंस एंड ओनली वंस, ठीक है, ईच एलिमेंट जो है भी सेट का होगा वो एक ही बार लिस्ट होगा। नाउ हम कंसिडर करते हैं 3 सेट्स को, ठीक है, हम कंसिडर करते हैं 3 सेट्स को। मान लो पहला सेट है ए जिसमें x बिलोंग्स टू z है, लेट अस डिफाइन कि x है और x बिलोंग टू z है, और ये x जो है -18 से 5 के बीच में जो टर्म्स आ रही हैं उनको डिनोट कर रहा है, -18 से 5 के बीच में जो टर्म्स आ रही हैं उनको डिनोट कर रहा है, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। b है, ठीक है, x बिलोंग्स टू w, ठीक है, इसको हम होल नंबर कह सकते हैं कि ये होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो 0 से लेके एंड इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स आएंगे वो होल नंबर्स होंगे और उनको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। सी है x बिलोंग्स टू n, और x जो है वो -7 से लेके -1 के बीच में। अब यहाँ पे n का मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, बिकॉज हम माइनस टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको n जो है एक अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है, और -7 से -4 के बीच में जो है टर्म्स जो है वो हम कंसिस्ट करेंगे इस सेट में। तो हमने ऑब्जर्व किया कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 सेट्स, if we count the elements of set A, then we find that the number of elements is limited in a set। यहाँ पे limited set है, नंबर जो है limited है, मतलब -18 से लेके 5 के बीच में जो नंबर है वो है। The number of element in set B is not limited, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर की बात हो रही है, हम W को डिनोट कर रहे हैं, होल नंबर है मान लो, डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट तो है नहीं कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे तो कितने भी होल नंबर हो सकते हैं, तो वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। ऑल्सो सेट में C में डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ऑल्सो हमने यहाँ पे जो n समझा वो हमने l का मीनिंग यही समझना है कि वो नेचुरल नंबर है और ये यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, मतलब -7 से -1 के बीच में जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते, वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने एज्यूम किया, ठीक है, हम इसको कुछ भी एज्यूम कर सकते थे, इन्होंने एज्यूम किया कि ये क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता सेट में नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, बट यहाँ पे जो हमने नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो निकलेंगे नहीं, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज
नेचुरल नंबर -7 और -1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते। देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स द सेट आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरी। फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर कह सकते हैं जो हमारे सेट हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं। पहला है हमारे पास फाइनाइट सेट। क्या है हमारे पास? फाइनाइट सेट। दूसरा है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे बात करी तो हमारे पास ये फाइनाइट है और यहाँ पे इनफाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट यहाँ से पता चल गया। एक होता है एम्प्टी सेट, जो खाली है सेट, उसमें कुछ नहीं है। और एक था सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट, उसको हम अभी देखते हैं क्या होता है वो। ठीक है, तो हम पहली बात करते हैं कि हमारा फाइनाइट सेट जो होता है वो क्या होता है। हमारा फाइनाइट सेट जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, फाइनाइट सेट, ठीक है, अ सेट दैट कंटेन्स लिमिटेड, यानी काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो होता है हमारा लिमिटेड सेट। एक होता है हमारा इनफाइनाइट सेट, अ सेट दैट कंटेन्स अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, हम उसको क्या कहते हैं? कहते हैं इनफाइनाइट सेट। थर्ड है हमारा एम्प्टी सेट, हम उसको कहेंगे खाली, मतलब सेट, अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, वहां पे कोई एलिमेंट्स नहीं है, एंड इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, हम उसको कहेंगे एम्प्टी सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल और वॉइड। नल और वॉइड, नल और वॉइड का मतलब वो सेट में खाली है, कुछ नहीं है। ठीक है, एन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाई, ये साइन होता है हमारा फाई का, जिसमें एस तरीके से हम बनाते हैं और इस तरीके से इसको मार्क करते हैं। ठीक है, ये हमारा फाई का साइन होता है और इसको करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे शो भी करते हैं। अगर कुछ नहीं लिखना तो हम करली ब्रैकेट को खाली लिख देंगे, ये भी हमारा एम्प्टी सेट ही कहलाता है। सिंस एन एम्प्टी सेट हैज अ नो एलिमेंट इट इज रिगार्डेड एज फाइनाइट सेट, तो उसको फाइनाइट सेट की कैटेगरी में डालते हैं। कुछ नहीं है बट देख सकते हैं कुछ नहीं है तो फाइनाइट सेट की कैटेगरी में। और डी हमारा सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो जिसको नॉन हो दिख रहा हो, सिंगलटन सेट होता है वो। ठीक है, एक एलिमेंट हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। देयरफॉर हम कह सकते हैं जब ए है, ये एलिमेंट्स यहाँ पे है तो ये फाइनाइट सेट है। बी है यहाँ पे जीरो से लेके इन्फाइनाइट सेट है, क्योंकि इन्फिनिटी तक देखो डॉट 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 है तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इनफाइनाइट सेट है। फिर हमारा सी जो है फाइव है और खाली है तो इसको एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है, और हमारा डी जो है वो फोर है जिसमें एक एलिमेंट है खाली, तो उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। क्या कहेंगे हम? कहेंगे हम उसको सिंगलटन सेट। नाउ अगेन कंसिडर सेट ए, सेट ए को दोबारा कंसिडर करते हैं, सेट ए को दोबारा कंसिडर करते हैं, राइट। तो वी हैव सीन दैट इट इज अ फाइनाइट सेट, हमें क्या पता चला इससे कि वो एक फाइनाइट सेट है। कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, क्या हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं इस सेट में? तो वी हैव ए, यहाँ से लेके पूरे जो भी हमारे सेट है वो ए में यहाँ तक आ रहा है 5 तक, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। हाँ, हम इसको काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 23 एलिमेंट्स हैं। दिस नंबर 23 इज अ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज डिफाइंड एज, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है, या किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर वो क्या होता है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट के अंदर जो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक 17 -17 -16 -15 -14, ये जो एलिमेंट्स हैं इस कॉल्ड कार्डिनल नंबर, इसको हम कहेंगे कार्डिनल नंबर है ये। इट इज डिनोटेड बाय एन ए, ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड। जो कार्डिनल नंबर होता है इनफाइनाइट सेट का, किसका? इनफाइनाइट सेट का, वो डिफाइंड नहीं होता, वो डिफाइंड नहीं होता। नाउ कैन यू फाइंड व्हाई द कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज, यानी कार्डिनल नंबर वो एम्प्टी सेट का क्या मतलब है, वहां पे क्या है? सो एज द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट्स, एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, हमें ये चीज पता है कि वो एक एम्प्टी सेट है, वो खाली है, तो उसका कार्डिनल नंबर जो है जीरो होगा। दैट इज एन ऑफ फाइव इज इक्वल टू जीरो। एन इसका मतलब हो रहा है नंबर, कितने नंबर्स हैं वहां पे, ठीक है। एन का मीनिंग है कि कितने नंबर्स हैं, और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है जीरो है, क्योंकि यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है। सो हमने सीखा डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, यानी हम सेट को डिफरेंट डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्शन मेथड हो, चाहे वो रोस्टर मेथड हो, सेट बिल्डर मेथड हो, ठीक है। However, there is one more way of representing a given set and that is through Venn diagram, ठीक है। हम एक तरीके से और जो है सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू हम सेट को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो वेन डायग्राम क्या होता है,
वेन डायग्राम आर क्लोज फिगर्स सच एज सर्कल, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, इनसाइड विच सम पॉइंट्स आर मार्क्ड, और वहां पे कुछ पॉइंट्स होंगे जो मार्क करेंगे। द क्लोज फिगर रिप्रेजेंट अ सेट, और जो क्लोज फिगर होगी वो सेट को रिप्रेजेंट करेगी। एंड द पॉइंट्स मार्क्ड इनसाइड इट रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ सेट, और उसके अंदर जो पॉइंट्स मार्क्ड हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट। वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो रिप्रेजेंट करेंगे कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो। ठीक है, ये तो समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड अमेरिका। मान लो एक वर्ड है अमेरिका, अमेरिका एक वर्ड है, उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं उसका एक सेट। दिस सेट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स AMERIC, क्योंकि ए तो दोबारा रिपीट हो रहा है तो वो तो एक ही बार काउंट होगा ना। मान लो AMERICA, तो AMER, ठीक है, AMERIC, इनको ही हम काउंट करेंगे। ए तो रिपीट हो रहा है दोबारा, तो उसको तो एक बार हम सेट में डिफाइन कर सकते हैं, कर चुके हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो देखो, अगर हम उसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम पे किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है वो भी हमें समझना है। मान लो ये हमारा एक रेक्टेंगल बॉक्स है, इसके अंदर एक सर्कल है, जो भी चीज सर्कल के अंदर आ रही है वो सेट का पार्ट है। ठीक है, जो भी सेट के अंदर, सर्कल के अंदर आ रही है वो सेट का पार्ट है। मान लो यहाँ पे AMERIC, ये हमारे सर्कल में आ रहा है, तो इसको कह सकते हैं हाँ इस सेट का पार्ट है अमेरिका। समटाइम्स वेन डायग्राम में होता है पॉइंट्स आर नॉट मार्क्ड, पॉइंट्स जो है मार्क नहीं होते, ओनली द एलिमेंट्स आर रिटर्न, वहां पे सिर्फ एलिमेंट्स रिटर्न होते हैं। जैसे यहाँ पे तो पॉइंट्स मार्क थे, ऐसे पॉइंट इस तरीके से मार्क थे, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट देखो यहाँ पे मार्क है, ये देखो ये पॉइंट, ये मार्क है, ये पॉइंट्स मार्क्ड है। बट कभी कभी जो है पॉइंट्स मार्क नहीं होते, जैसे यहाँ पे पॉइंट मार्क नहीं है, खाली एलिमेंट्स लिखे हुए हैं एक बॉक्स में। ओनली द एलिमेंट्स आर रिटर्न इनसाइड अ क्लोज फिगर। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड अमेरिका कैन ऑल्सो बी रिटन एज फॉलोज, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नाउ कंसिडर करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को, कंसिडर करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम कंसिस्ट करते हैं सेट में, तो उसको एक बार देखते हैं। हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस इन अ वेन डायग्राम, हम इसको वेन डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज समझते हैं। इन तरीके के केसेस में क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर लार्ज, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो काफी सारे होते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट इज रिटन इन अ क्लोज फिगर। मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हम इसको इस तरीके सर्कल में इस तरीके से नेचुरल नंबर लिख दिया, तो क्या हो गया, जितने भी नेचुरल नंबर इस सर्कल में आ गए, मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो अगर ज्यादा चीजें आपको लिखनी है। Therefore, set of all the natural numbers can be shown by a Venn diagram as follows, इस तरीके से हम वेन डायग्राम में जो है इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, now let us look some of the examples to understand the above discussed concept better। अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और हमने अभी तक जो कंसेप्ट पढ़े उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे क्या है क्या नहीं है। देखो, क्या हमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कलेक्शन ऑफ सेट है, कलेक्शन ऑफ सेट है, इसमें से कौन कौन सी चीजें कलेक्शन ऑफ सेट है, वो चीज हमें बतानी है। ठीक है, हम देखते हैं। पहला है कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो इंडिया एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, ठीक है, लिमिटेड बाउंड्री है, ठीक है, हमारी एग्जैक्ट डेफिनेट बाउंड्री है, उसके अंदर रिवर्स भी काउंटेबल है, तो कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेट है। द कलेक्शन रिवर इज सेट बिकॉज एवरी रिवर ऑफ इंडिया विच विल बी इंक्लूडेड इन इट, हर रिवर जो है इंडिया में वो इंक्लूड हो जाएगी इसके अंदर, राइट। सेकंड है कलेक्शन ऑफ गुड डांसर्स इन अ लोकेलिटी। कलेक्शन ऑफ गुड डांसर्स इन अ लोकेलिटी, तो क्या वो सेट का पार्ट है? द कलेक्शन ऑफ गुड डांसर इन अ लोकेलिटी इज नॉट अ सेट, यहाँ पे सेट नहीं है, बिकॉज सम डांसर्स ऑफ द लोकेलिटी मे बी गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन पर्सन, एंड बट द सेम मे नॉट बी गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अनदर पर्सन। यानी मेरे लिए कुछ डांसर सही है, गुड है, किसी के लिए डिफरेंट है, गुड नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे कि कौन सा गुड है, कौन सा एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, तो इसलिए ये कलेक्शन ऑफ सेट नहीं है। थर्ड है कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स विच आर लेस देन 21। यस, इट इज सेट। 21 से नीचे जितने भी नंबर्स हैं उनको हम सेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो वो डिफाइंड है, इसलिए कलेक्शन है। फोर्थ है हमारा कलेक्शन ऑफ बेस्ट रनर्स, वही बात आ रही है, तो कलेक्शन ऑफ बेस्ट रनर इस सेट नहीं है, बिकॉज बेस्ट रनर कहाँ पे भाई, एक लोकेलिटी की बात कर रहे हो तुम, एक रीजन की, एक कंट्री की बात कर रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हो। यहाँ पे हमें पता करना पड़ेगा ना कि कहाँ की बात हो रही है, कौन से रीजन के रनर्स की बात हो रही है, तो वो तो हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये सेट नहीं है। फिफ्थ है कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यस, इट इज अ सेट, क्योंकि वहां पे वेल डिफाइंड स्टेट्स के नाम है, 50 स्टेट्स है अमेरिका के अंदर, 50 स्टेट्स जो है कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स AEIOU, ठीक है, ये हमारे वोवल्स हैं, तो ये कलेक्शन ऑफ वोवल इज अ सेट बिकॉज 5 वोवल्स विल बी इंक्लूडेड इन इट, जो कि है AEIOU, ये हमारा जो है कलेक्शन ऑफ वोवल्स है। ठीक है, अगर पूछता कंसोनेंट्स की बात करता कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो वो भी होते हैं,
21, ठीक है, 21 जो है रिमेनिंग वाले जो कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की बात करें हम, राइट अ रोस्टर फॉर्म ऑफ ए एक्स, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड एरोप्लेन विच हैज वॉवल्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर इट। ठीक है, एक्स, ठीक है, हम उसको एक सेट है जिसमें एक्स जो है एक लेटर है इन द वर्ड एरोप्लेन, एरोप्लेन के अंदर वर्ड है, ठीक है, विच हैज वॉवल्स, जो वॉवल्स हैं जस्ट बिफोर एंड आफ्टर इट, यानी वो वर्ड के बिफोर और आफ्टर जो है वॉवल होनी चाहिए। देखो ए, ई, ई भी एक वॉवल है, आर नहीं है, ओ भी एक वॉवल है, ठीक है। अगर एरोप्लेन की बात करें तो ए, ई, आर, ओ, पी, एल, ए, एन, ई, यहाँ पे वोवल्स कौन कौन से, ए है, ई है और ओ है, ये हमारे तीन जो है वोवल्स हैं। तो अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ए, ई, आर, तो आर तो वोवल नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं कंसीडर होगा। एक हमारा जो कंसीडर होगा वो होगा आर, क्योंकि आर के पीछे ई है और आर के पीछे देखो, आर के पीछे देखो ई है, ये वोवल है, आर के आगे वोवल है ओ, तो एक तो एलिमेंट हो गया आर। उसके बाद हमारा हो गया एन, क्योंकि उसके एन के पहले ए है और उनके बाद ई है, तो हमारे पास दो ही निकल के आ रहे हैं, वो है आर और एन। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं कि दो ही एलिमेंट जो हैं जिनके आगे और पीछे दोनों वोवल्स हैं, ठीक है, वो निकल के आ रहे हैं। हम यहाँ पे ए और ई की बात, ई की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ई के पहले तो ए है, वोवल है, बट ई के बाद आर है जो कि वोवल नहीं है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे जो पूछा गया वही हमें बताना है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि हमारा वोवल जो है आर और एन है, और इसको हम ए इज इक्वल टू इस तरीके से आर एन ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से जो है डिनोट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे, काफी अच्छे समझ आया होगा आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जांपल 3 की बात करते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट सेट और नॉट। इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, ये बताना है। मान लो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 11 एज वेल एज ओरिजिन। देखो क्या पूछा गया है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, जो मल्टीपल्स है 7 के, वो सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 11 एज वेल एज द ओरिजिन, यानी कि जो लाइंस पास थ्रू हो रही हैं ओरिजिन से और 11 से भी, ठीक है, और सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, इसमें से बताने फाइनाइट है कि नहीं। देखो मल्टीपल 7 हो गए हमारे, 7, 14, 21, 28, 35, टिल जब तक टेबल चलती है 7 की। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट ए में है वो हमारे हैं नॉट डिफाइंड, डेफिनेट, नॉट डेफिनेट है, फाइनाइट नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिट है, क्योंकि 7 की टेबल आप कितनी भी लिख दो, हमें क्या पता कि कहाँ तक लिखनी है, यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, हेंस इट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो सेट ऑफ 7 मल्टीपल्स की जो बात की गई वो इनफाइनाइट सेट है। Thus, two given points 1 1 and 0 0, we know that there is one and only one line passing through two fixed points. एक ही लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डेफिनेट है, ठीक है, पास कर रही थ्रू द गिवन पॉइंट, तो एक डेफिनेट सेट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। द सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट एंड इट इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है, ये फाइनाइट सेट है, हम इसको समझ चुके हैं। अब एग्जाम्पल 4 की बात करें, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब जो ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पे पूछे गए हैं, हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हम सेट बिल्डर फॉर्म समझ के आए हैं, हम किस तरीके से लिखते हैं उसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है 1, 8, 27, 64, 125, कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे आपको। 1 जो है 1 का क्यूब है, ठीक है, और 2 का क्यूब जो है 8 है, 3 का क्यूब जो है 27 है, ठीक है, 4 का क्यूब जो है 64 है, और 5 का क्यूब जो है 125 है। यानी जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है ये क्यूब्स की फॉर्म में हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं x, देखो लिखने का तरीका होता है, एक ब्रैकेट लिखा, फिर x लिखा, फिर सेमीकोलन लिखा, फिर x लिखा, और यहाँ पे लिखा x क्या है, x इज द क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर्स हैं उसका जो क्या कहते हैं क्यूब है वो है, ठीक है। तो लिखा हमने x इज अ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये हमारा हो गया इसका सेट, यहाँ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। सेकंड है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम इसको लिखेंगे x सेमीकोलन, x इज अ होल नंबर बिटवीन 0 एंड 7, ठीक है। ये x इज इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x इज अ होल नंबर लेस देन 8, क्योंकि होल नंबर तो 0 से, ठीक है, स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 1, 2, 3 इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि x जो है होल नंबर को बिलोंग करता है इस तरीके से, और x जो है 8 से छोटा है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो होल नंबर, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट, इस तरीके से लिख सकते हो। थर्ड है हमारा x, यहाँ पे पूछा है x, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड,
तो एक्स इज अ लेटर अमंग्स द लास्ट 4 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो लास्ट के 4 इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो हम उसको इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में जो है लिख सकते हैं, राइट। इस तरीके से आपको अच्छे से क्लियर भी होगा और समझ भी आएगा, ठीक है। फिफ्थ फोर्थ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये 3 के मल्टीपल है, 3 का टेबल चल रहा है यहाँ पे, तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन कहाँ तक, 21 से छोटा है, यानी 21 को बिलोंग भी कर रहा है। देखो ये साइन है कि लेस देन है और ये इक्वल टू है, यानी 21 इंक्लूडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो 21 से छोटा जो 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 21 को इंक्लूड करते हुए जो छोटा उससे 3 का मल्टीपल है वो सारे, लाइक 3, 6, 9, 8, क्या कहते हैं, 12, ठीक है, 15, 18, फिर इस तरीके से फिर 21। फिर फिफ्थ है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो एक्स इज अ डे ऑफ अ वीक, डे ऑफ अ वीक, ठीक है। वीक के अंदर कोई भी दिन है वो हमारा सेट का पार्ट है। तो हम इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म मेथड में इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। रोस्टर की मेथड में लिखना है और नॉन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। पहला है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कितने वर्ड्स आएंगे वो लिखने हैं। देखो एम आया, ए आया, टी एच ई आई सी एस। टी को दोबारा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है। एम को दोबारा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एम ऑलरेडी लिख सकते हैं। तो हम जब भी फॉर्म इस तरीके से लिखेंगे जिसमें रोस्टर मेथड होगा और नॉन डिस्क्रिप्टिव होगा, तो जो एलिमेंट्स एक बार जो 2 बार आ रहा है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स में ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड्स आ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव भी लिखेंगे लेट ऑफ द वर्ड्स मैथमेटिक्स, ये डिस्क्रिप्शन मेथड हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया। और सेट बिल्डर तो ये पता ही है हमें बात कैसे है। सेकंड है रोस्टर फॉर्म, जो कि है y लेस देन 23 एंड इट इज ऑड, यानी 23 से नीचे जो भी नंबर है और वो ऑड नंबर है तो हम उसको लिखेंगे। 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 1, 23, ये सारे ऑड नंबर्स हैं जो कि 23 से नीचे हैं, ठीक है, उसको इंक्लूड भी कर रहे हैं 23 को। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या हो गया, ऑड नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 23, ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है सेट बिल्डर, रोस्टर और डिस्क्रिप्टिव वाले समझ आ रहे होगा कि क्यों हम इस तरीके से इसको डिनोट कर रहे हैं और क्यों हम इसको इस तरीके लिख रहे हैं। हमारा चौथा फॉर्म क्या था, वेन डायग्राम का, तो उस तरीके भी जो क्वेश्चन आएंगे अभी वो भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल 6 की बात करें, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट इनटू फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड एम्प्टी। हमें फाइनाइट, इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट्स के अंदर इसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो पहला है हमारा ए, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड इंजीनियर। तो हमें किसमें बताना है ये फाइनाइट है, क्या ये फाइनाइट है। अगर हम इंजीनियर के अंदर इसको निकालेंगे तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, ई एन जी आई, एन तो एक बार आ गया तो इसको नहीं लिखेंगे, ई एन जी आई एंड ई ई आर। देखो चार, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स आ रहे हैं, तो यस ये फाइनाइट है और इसके अंदर ये सब आ रहे हैं, ठीक है। बी हमारा है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 9। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 9 यानी 9 का टेबल है। तो 9 का टेबल जो है ये तो हो गया। एक्स जो है 9 का टेबल है वो कितना भी हो सकता है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो ये डिफाइन नहीं है, तो नॉट डिफाइंड, ये इनफाइनाइट सेट है। क्योंकि भाई 9 का टेबल तो कितना भी आगे तक लिख सकते हैं ना, 9 से लेके कितने से मल्टीप्लाई कर दो कि 9 का टेबल, तो 9 के टेबल में कुछ भी आ सकता है। सी है एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 48। एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 48, तो ये वापस ही 48 का टेबल की बात कर रहे हैं, तो ये भी इनफाइनाइट है। और डी है एक्स इज अ वोवल इन द वर्ड रिदम। रिदम के अंदर एक्स है वोवल। क्या रिदम के अंदर कोई भी वोवल आपको दिख रहा है, ए ई आई ओ यू दिख रहा है, ना आर है ना ए ही ई आई ओ, कुछ नहीं है, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया। तो हमने इन चारों को कर लिया अच्छे से। और देखो यही हमने लिख रखा है इस तरीके से पूरा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, हमने वही लिखा हुआ है। ई हो गया एक्स इज अ वोवल इन द वर्ड स्काई। ए ई आई ओ यू नहीं आ रहा, वोवल है नहीं है, ये भी नहीं है हमारा, ये हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है। ई जो है हमारा एम्प्टी सेट है। ये देखो यहाँ पे ई जो है हमारा एम्प्टी सेट है। एफ जो है एक्स बिलोंग टू जेड। अब जेड को बिलोंग कर रहा है, रुको, ठीक है, एक्स बिलोंग टू जेड, यानी कुछ भी हो सकता है ना नंबर। जेड इंटीजर, मतलब देखो जेड का मतलब होता है इंटीजर, जेड का मीनिंग होता है इंटीजर, तो इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है। हमने ये डिफाइन थोड़ी करा है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। और ऑल स्टार्स इन यूनिवर्स, जितने भी स्टार है यूनिवर्स में, तो क्या है वो, ऑल स्टार इन यूनिवर्स जो है नॉट डिफाइंड है, हेंस इट इज एन इनफाइनाइट सेट। हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे, तो वो इनफाइनाइट सेट है।
एक है हमारा x जो है 2 से बड़ा है और x इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर एक ही है वो है 2। इवन प्राइम नंबर एक ही है वो है 2। और इसने बोल दिया कि ये 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा तो हो ही नहीं, 2 ही होना चाहिए, 2 को इंक्लूड करना चाहिए, तो ये जो है एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, इवन प्राइम नंबर जो 2 है हेंस इट इक्वल्स 0 और ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया। ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया। अब हम नए कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा, 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। ओके ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की बात हो रही है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी डेफिनेट रूट्स और डिस्क्रिप्टिव वाले पढ़ लिए। अब इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। देखो, दो कंसीडर करो, दो सेट्स हैं। ठीक है, कंसीडर करो कि अपने पास दो सेट है। ठीक है, दो सेट है। ए जो है वो बिलोंग करता है 9, -9, -3, 0, 5 और 12। ठीक है, ए ये है और बी जो है -2, 1, 2, 4, 7, ये हमारे पास सेट है दो। डिड यू नोटिस एनी रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी। ए और बी में कुछ रिलेशन दिख रहा है। देखो 9, 3, 0, 5, 12, -2, 1, 2, 4, 7, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो हम देखते हैं, ए ये है, बी ये है, देयरफॉर वी हैव n इक्वल टू 5 सेट और बी। हाँ, एक चीज का कॉमन है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कॉमन है दोनों में। ठीक है, एलिमेंट्स अंदर जो है वो सेम नहीं है या वो इक्वल नहीं है, बट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। ऑब्जर्व दैट बोथ द सेट ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देयरफॉर इन दिस केस वी कैन से दैट सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट। हम क्या कहेंगे, वो इक्विवेलेंट सेट है। और इट कैन बी डिफाइंड एज टू फाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये याद रखना है। तो फाइनाइट सेट, देखो बात किसकी हो रही है, फाइनाइट सेट की। दो फाइनाइट सेट कैन बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट अगर उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों के बीच में, तो हम उसको कहेंगे हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। दस टू फाइनाइट सेट्स x और y आर इक्विवेलेंट अगर n of x is equal to n of y, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x is equal to नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y। वी राइट x इस तरीके से भी, रीड x is equivalent to y। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरीके से इक्विवेलेंट को इस तरीके से लिखते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर टू सेट्स। एक x है जिसमें ऑल लेटर्स हैं वर्ड्स चोन के, और y है जिसमें ऑल लेटर है वर्ड नोट्स के। दोनों के अंदर देखो 5-5 आ रहे हैं। डिड यू नोटिस एनी रिलेशन बिटवीन सेट एंड x एंड y। देखो STONE, NOTES, NOTES, आगे पीछे लिख के नोट्स लिख दिया और इस तरीके का स्टोन है। दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स भी हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और जो एलिमेंट्स अंदर है वो भी सेम है। इसको हम कह सकते हैं इक्वल सेट। So we have STONE और YNOTES. Of that both the sets X and Y have same elements. Elements भी same है. Therefore in this case we can say that set X and Y are equal sets. वही मैंने कहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है ही, अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है, यानी NOTES या STONE दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं NOTES जो अल्फाबेट है वो दोनों में सेम। तो टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो वो दोनों सेट जो है इक्वल सेट, वो दोनों जो है इक्वल सेट है। सो व्हेन टू सेट्स x एंड y आर इक्वल, जब दो सेट्स x और y इक्वल होंगे तो वी डिनोट इट x इज इक्वल टू y। इक्विवेलेंट में क्या करते थे, इक्विवेलेंट में कुछ इस तरीके से साइन होता था, बट इक्वल में ये वाला साइन होगा। ठीक है, एंड इफ दे आर नॉट इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं है, देन वी कैन राइट एस x जो है इज नॉट इक्वल टू y। x इज नॉट इक्वल टू y। इससे also note that अगर number of elements 5 है और number of y में भी 5 है, therefore we can conclude that a and b are finite sets। पहला पॉइंट finite set होना चाहिए, a और b इक्वल भी हैं और number of elements भी इक्वल हैं, so a and b are equivalent set भी हैं। इक्वल सेट्स तो हैं ही, इक्विवेलेंट भी है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। however the converse of the above statement may not be true। तो अगर अब इसको जो स्टेटमेंट का कन्वर्स कर देंगे तो वो ट्रू नहीं होगा। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल a के अंदर है 2, 4, 6, b के अंदर है 1, 3, 5, दोनों के एलिमेंट्स जो है सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट एलिमेंट सेम नहीं है, अंदर के एलिमेंट सेम नहीं है।
तो नंबर ऑफ ए एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, ये तो सही है 3। हाउएवर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए जो है इक्वल नहीं है बी के, बिकॉज जो एलिमेंट्स के अंदर जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे 2 4 6 है और यहाँ पे 1 3 5 है। In this example, we see that no element is common between the two sets A and B, so we can say that the given sets are disjoint sets. ये क्या है? Disjoint sets हैं, disjoint sets, इसको हम कहेंगे disjoint sets, ठीक है, हम इसको कहेंगे disjoint sets। देखो, two sets are called disjoint, दो सेट disjoint होंगे कब? If they have no element in common, अगर उन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है तो हम उसको कहेंगे disjoint sets। For example, if A is a set of students of class third के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम A से डिनोट कर रहे हैं और B को डिनोट कर रहे हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th, ठीक है। नो नो स्टूडेंट्स कैन बी कॉमन टू द टू क्लासेस, हेंस सेट A एंड सेट B आर डिसजॉइंट, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। वो एक बात कर रहा है स्टूडेंट्स की सेट क्लास थर्ड के, एक बात कर रहा है स्टूडेंट्स की क्लास 6th, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। अब पहले एक एग्जांपल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, इसमें कौन से सेट जो है इक्वल है? पहला है x इज द लेटर इन द वर्ड रिफ्रेश और y इज द लेटर इन द वर्ड फ्रेशर। देखो R E F, R तो आ गया, E भी आ गया, S और H ये हमारे एलिमेंट्स हैं इसमें, और फ्रेशर में F R E S H, तो R E F S H R E F S H दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और जो एलिमेंट्स अंदर है वो भी सेम है, ये इक्वल सेट है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा इक्वल सेट है। बी हमारा है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू एक्स, y मतलब दूसरा वाला जो x जो है नेचुरल नंबर है, जो कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ही बात है, यहाँ पे भी 4 ही होगा, अगर 4 माइनस 4 करेंगे जब भी तो 0 आएगा, यानी जो पहला 4 है सेकंड में 4 आ रहा है। देखो नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज लिखी है कि अगर x में से हम 4 माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0 आ जाए, तो 0 जब भी आएगा जब हम x की जगह 4 पुट करेंगे, यानी यहाँ पे भी x जो है 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यानी ये भी एक इक्वल सेट है क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये एक इक्वल सेट है, ठीक है। सी वाला देखते हैं, x इज अ वोवल लेटर इन द वर्ड वेट और y इज अ वोवल लेटर इन द वर्ड हाइट। देखो वोवल लेटर तो ई है, आई है, बस और कुछ नहीं है, अभी भी ई है और आई है, दोनों में सेम है, तो कह सकते हैं इक्वल है, ठीक है। और डी है एक्स, यहाँ पे एक्स नेचुरल नंबर है जो कि 0 और 4 के बीच में, यानी कि 1 2 और 3, और यहाँ पे होल नंबर है, तो ये तो भैया होल नंबर तो कितने भी हो सकते हैं ना, यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि कितने हैं? तो यहाँ पे हमारा हो सकता है 0 1 2 3 टिल आगे तक जितना भी है। तो देखो एलिमेंट्स जो है वो तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, और ये भी बात है कि ये फाइनाइट सेट नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है, तो ये हमारा इक्वल नहीं है। तो पहले तो हमें पता है कि ये इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। दूसरा हमें पता है वो हमारा इक्वल सेट्स है। थर्ड में हमने कहा कि ये 1 2 3 है और ये 0 1 2 3 4 5 है, तो एक बार ये भी इक्वल सेट है जो मैंने बताया, ई और आई आ रहा है दोनों में। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ये इक्वल सेट्स नहीं है बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू y, तो यहाँ इक्वल सेट्स नहीं है। हमसे पूछा गया था इक्वल सेट बताना है तो हम इक्वल सेट के बारे में बात करेंगे, तो ये इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। एग्जांपल 2 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट, इनमें से कौन से सेट्स हैं जो इक्विवेलेंट है, ठीक है, वो बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला है x इज अ वोवल इन द वर्ड मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में कौन कौन से वोवल हैं? एक a है एक आई है, दो ही है, ठीक है, वोवल। और y है a इज अ वोवल इन द वर्ड शिवानी, तो यहाँ पे आई है ए है, यहाँ पे भी वही दोनों है, ठीक है। तो कह सकते हैं ये इक्विवेलेंट सेट है, क्यों? क्योंकि दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो ये भी इक्विवेलेंट सेट है। बी है एक्स जो है 5 0 1 0 2 1 है
और वाई जो है मतलब 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स हैं वाई में 3 2 8 3 3 2 यहाँ भी 6 हैं तो ये भी इक्विवेलेंट सेट है दोनों में सेम एलिमेंट्स ये भी इक्विवेलेंट है और ये भी 1 सेकंड गाइस ओके 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 एक चीज हमने मिस कर दी क्या मिस कर दी हमने यहाँ पे देखो जीरो जो है 2 बार आ रहा है एक एलिमेंट एक ही बार आएगा सेट के अंदर अगर वो एक बार आ चुका है तो दोबारा उसको नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 यहाँ 5 है और यहाँ पे 6 है तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है ठीक है ऑल्सो सॉरी यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स दोबारा हम देखते हैं दोबारा लिखते हैं ठीक है एक्स में क्या क्या आ रहा है 5 आ रहा है 0 आ रहा है 1 आ रहा है और 2 आ रहा है 5 में आ रहा है 3 2 8 ठीक है यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं तो इक्वल नहीं है 4 है और यहाँ पे 3 है तो ये इक्वलेंट नहीं है तो ये इक्वलेंट सेट नहीं है ठीक है तो कभी भी ऐसे जल्दबाजी में हमने करी इस तरीके से नहीं करना है प्रॉपर देखना है सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं रिपीट भी नहीं होने चाहिए एलिमेंट्स ठीक है ये भी हमें चेक करना है अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सबसेट सुपरसेट और पावर सेट कंसेप्ट ऑफ सबसेट सुपरसेट पावर सेट कंसिडर करेंगे दो सेट्स हैं ए जो है 548 है और बी जो है 145 है एक है 548 और 15648 तो डू यू नोटिस एनी रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी हाँ सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में हैं यानी 5 4 और 6 जो है ए हैं लेकिन सेट बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो ए से अलावा वाले हैं लाइक 1 और 6 या इसके अलावा हैं तो कह सकते हैं हम कि ए जो है वो सबसेट है बी का ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो सबसेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं ये सबसेट का साइन होता है ठीक है ए इज अ सबसेट ऑफ so we can observe that every element of A is an element of B जो भी एलिमेंट A में है वो B में है हाँ है in this case we can say that A is a subset of B A is a subset of B mathematically we can write it as A belongs to A तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो ठीक है so if A and B are two sets अगर A और B दो sets हैं set A is said to be set A is said to be a subset of B if every element of A is an element of B so we can write it as A is a subset of B ए सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेनर ऑफ बी ये जो है क्वेश्चन मार्क की जगह ये वाला साइन है ठीक है ये वाला साइन है तो फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड दैट ए बिलोंग्स टू बी ए जो है बी को बिलोंग कर रहा है इफ एंड ओनली इफ एक्स इज बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स इज बिलोंग्स टू बी यानी एक्स जो ए में है वो एक्स बी में भी है तब हम कह सकते हैं ए जो है बिलोंग कर रहा है बी को ठीक है और ए सबसेट है जो कि हमने पढ़ा वो ठीक है नाउ अगर ए जो है सबसेट है बी का ए अगर सबसेट है बी का तो वी कैन ऑल्सो से दैट बी कंटेन्स ए बी जो है कंटेन कर रहा है ए को हम कह सकते हैं ठीक है तो इन दिस केस वी कैन से दैट बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए तो ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है ए का सुपर सेट है बी जो है ए का सुपर सेट है सो वी कैन राइट इट एज बी सुपर सेट ऑफ ए बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए बी कंटेन्स ए और बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए नाउ कंसिडर द टू सेट्स ए लेटर ऑफ फॉलो एंड बी लेटर ऑफ लोअर देखो ए में तो एफ ओ एल डब्ल्यू है फॉलो के अंदर जो रिपीट हो रहा है उसको हटा के एफ ओ एल डब्ल्यू और बी के अंदर एल ओ डब्ल्यू ई आर तो क्या जो ए के एलिमेंट्स वो बी में आ रहे हैं देखो एफ आ रहा है नहीं आ रहा ओ आ रहा है डब्ल्यू आ रहा है ठीक है एल आ रहा है ओ एल डब्ल्यू तो आ रहा है बट एफ नहीं आ रहा तो कह सकते हैं ये सेट नहीं है सबसेट नहीं है ये सबसेट है कुछ क्वेश्चन पूछा हमने देखा तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एज ए ठीक है सॉरी यहाँ पे एक साइन है 1 सेकंड तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए और ए जो है इस तरीके से यानी ए जो है कैसे मारेंगे ठीक है ये सबसेट नहीं है बी का दिस इज ऑल्सो रीड एज ए इज नॉट कंटेन इन बी इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए अगर एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ए में विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए के एलिमेंट कर रहा है और एलिमेंट नहीं कर रहे मैथमेटिकली वी कैन राइट इट इस तरीके से another concept you need to know about is that proper set proper subset proper subset ये चीज समझने की जरूरत है प्रॉपर सबसेट क्या है टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय प्रॉपर सेट लेट अस लुक एट टू सेट्स गिवन बिलो हम एक बार और एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है देखो ए है हमारा 4 8 और 12 ए है हमारा 4 8 और 12 और बी है 2 4 6 8 10 12 14 तो 4 आ रहा है यस 8 आ रहा है यस 12 आ रहा है यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी सीधा सीधा पता चल रहा है
और बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, इतना पता है हमें। इसलिए पूछा है ऑब्जर्व दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इज देयर एनी एलिमेंट इन विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए? यस। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं बी में जो ए के अंदर नहीं आ रहे? जो ए के अंदर नहीं आ रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स, हाँ हैं, 2, 6, 10 और 14, ये जो है एलिमेंट्स उसमें नहीं आ रहे। However, 2, 6, 10 or 14 does not belong to A. So in this case, we say that A is a proper subset of A. B. A is a proper subset of B. इसको हम कहेंगे proper subset. A जो है proper subset है B का। A जो है proper subset है B का। देखो, let A be any set, B be non-empty set. A कोई भी सेट है, कोई भी सेट है, और B नॉन एम्प्टी यानी खाली नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें भी है। सेट ए जो है इज कॉल्ड अ प्रॉपर सेट ऑफ बी ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हैं, इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बी। यानी कि इस तरीके से, यानी ए के जो एलिमेंट्स ऑफ बी में प्रेजेंट है, ठीक है, तभी वो प्रॉपर सबसेट कहलाए। ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। ऑल्सो बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो ए के अंदर नहीं है, जाके जैसे कि यहाँ पे 2, 6, 10 और 14, ये जो है सिर्फ बी के अंदर है, ए के अंदर नहीं है। यानी कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर तो होने ही चाहिए, ऑल्सो बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो अलग हों ए से, यानी ए के अलावा वाले एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी हम कहेंगे वो प्रॉपर सबसेट है, और हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग्स टू बी यानी ए बिलोंग कर रहा है बी को। ठीक है, in simple language we see that A is a proper subset of B, that is A belongs to B and A is a subset of B and A does not equal to B, यानी A इक्वल नहीं है B के। इक्वल क्यों नहीं है? बिकॉज B के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A के पार्ट नहीं है, तो अभी हम इक्वल नहीं कह सकते कि इक्वल है वो। Conversely, if two sets A and B are such that A belongs to B and A is not equal to B, then A is a proper subset of B and B is called the superset of A. इतना हमें समझ आया? इतना हमें समझ आ गया कि A is a सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B is a superset of A। इतना समझ आया हमें, ठीक है? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहला पॉइंट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता ही है, ये एक याद रखना है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, बी है a set which is not a proper subset is called an improper set। जो सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं है, जैसे कि ए बिलोंग्स टू बी जो प्रॉपर सबसेट था, अगर ये नहीं है तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट। इफ ए एंड बी आर टू इक्वल सेट्स देन ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। इट मींस अगर ए जो है इक्वल है बी के, तो ये कहेगा इम्प्रॉपर सबसेट। ए और बी अगर क्या कहते हैं इक्वल हैं, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है, इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, देखो एवरी सेट हैज ओनली वन इम्प्रॉपर सबसेट एंड दैट इज इटसेल्फ। यानी कि हर सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, वो होगा खुद का। वो जब वो खुद का सबसेट बनाएगा तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, वो इक्वल होगा। एन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होगा हर सेट का। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एन एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। एम्प्टी सेट जो है सबका सेट सबसेट होगा, पर खुदा बट अपने आप का नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट बट नॉट ऑफ इटसेल्फ। यानी अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बाकी सबका हो सकता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट है उसका हर सेट जो है सबसेट होगा। मान लो एक यूनिवर्सल सबसेट है, यूनिवर्सल सेट है सॉरी, तो हर सेट जो है इसको बिलोंग करेगा, यानी एवरी सेट जो है ये सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो है लाइंस हैं जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक रूल्स हैं, ये रूल्स के तरीके हैं। ठीक है, हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, कुछ कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि ये इस तरीके से होता है। डी क्या, एक्स बिलोंग्स टू वाई, वाई बिलोंग्स टू एक्स, देन एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है वाई को, वाई बिलोंग कर रहा है एक्स को, दोनों एक दूसरे को बिलोंग कर रहे हैं, यानी दोनों इक्वल है, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई है। सीधी सी बात है। ठीक है, सीधी सी बात है, एक्स इज इक्वल टू वाई है। नाउ
व्हेन गिवन एनी फाइनाइट सेट ए, कोई एक फाइनाइट सेट है ए, वी नो हाउ टू फाइंड इट्स कार्डिनल नंबर, हम पता है कि कोई फाइनाइट सेट है तो उसका कार्डिनल नंबर तो मिल जाएगा, कितने नंबर ऑफ सेट है उसमें। कैन वी ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए, क्या हम सब प्रॉपर सबसेट और क्या कहते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स बता सकते हैं ए के? देखते हैं। टू नो व्हाट आर दीज नंबर्स, लेट्स सपोज दैट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज m, यानी n ऑफ a जो है वो है m, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं a में, वो है m नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a जो है वो 2m है, जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं a के वो 2m है। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो है वो है a इज इक्वल टू 2m माइनस 1, a इज इक्वल टू 2m माइनस 1, ये हमने क्या कहते हैं एज्यूम करा। फॉर एग्जांपल a जो है 135 है, 135, तो n ऑफ a जो हो गया वो हो गया 3, n ऑफ a क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, और नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं वो 23 हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं इसके आगे 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे 3 के आगे अगर हम 2 लगा देंगे तो 23 बन जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ सबसेट जो है 8 हो गए, ठीक है। दीज आर 5 1 3 5 1 3 1 5 3 5 1 3 5, ठीक है, ये सब हो गए हमारे 8 एलिमेंट्स हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, ये जो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखने का तरीका एक थोड़ा सा गलत हो गया, एक तरीका क्या हो गया देखो, यहाँ पे ये ना 2 की पावर होगी, 2 की पावर होगी 3, ये जो है 2 की पावर होगी 3, ये जो 3 है ना ये 2 की पावर है, इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो 23 समझ आ रहा है, इसको हम काट देंगे ये इस तरीके से, ठीक है। 2 की पावर 3 जो कि 8 होता है, तो 8 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 3 हो गया, 1 5 3 5 1 3 5, ये हमारे जो हो गए डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स हो गए। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो है इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 1 जो है 7। नाउ लेट अस डिस्कस about power set. The collection of all the subsets of A is called the power set of A, यानी collection of all subsets of A, यानी A के जितने भी subsets हैं is called the power set of A, यानी वो power set है A का। It is denoted by PA, और PA in every element is a set, PA in every element is a set, ये समझाए, ठीक है, ये समझाया। यहाँ पे ना थोड़ा सा यही ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मतलब यहाँ के 2 की पावर m है, ठीक है, और ये a जो है 2 की पावर m माइनस 1 है, यानी इसलिए हमने यहाँ पे 7 लिखा था, यहाँ पे 8 लिखा था, ठीक है। इतना समझ आया ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे, बस वही टाइपिंग एरर की वजह से वो पावर थी वो इस तरीके से लिख दिया। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज m, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो m है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट इज 2 की पावर m, 2 की पावर m, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आया। तो कह सकते हैं n ऑफ p इज इक्वल टू 2m और a इज इक्वल टू m, यानी अगर पावर सेट है तो उसकी पावर जो है m हो जाएगी, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें। मान लो एग्जांपल लेता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में a में 4 है, किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो नंबर ऑफ जो पावर सेट होगा ना, पावर सेट जो होगा उसके अंदर क्या होगा, 2 की पावर 4 हो जाएगी, पावर जो है m हो जाएगी, तो 2 टू 4 4 टू 8 16, ये 16 हो गए, ठीक है। पावर सेट 16 का हो गया और नॉर्मल सेट 4 का हुआ। सो वी हैव अनदर टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट भी होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। एक यूनिवर्सल सेट होता है और उसको हम डिनोट करते हैं किस तरीके से, देखो, अ सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, जब कोई सेट जो है सारे के सारे एलिमेंट्स कंटेन करे, सारे के सारे एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, और उसको डिनोट करते हैं हम यू से और एस से और इस वाले साइन से, ठीक है, ये वाले साइन से डिनोट करते हैं। ये मेरे को साइन समझ नहीं आ रही है कौन सा साइन है, बट ये साइन से भी डिनोट करते हैं, ई वाले साइन से, ठीक है, इस तरीके से। लेट अस कंसीडर 3 सेट्स x y एंड u। देखो, यूनिवर्सल को जनरली u से डिनोट करते हैं, जनरली u से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे u इस वाले सेट से भी डिनोट करते हैं, वो u ही, हम u ही कंसीडर करेंगे, u ही यूज होता है ज्यादातर। हम 3 सेट कंसीडर करते हैं x y और u।
एक्स जो है कॉन्सोनेंट्स है इंग्लिश अल्फाबेट के जो कि है 21, वाई जो है लेटर्स हैं वर्ड एजुकेशन के, यू जो है ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट जो कि 26। ठीक है, एजुकेशन में कौन कौन से वर्ड है, ई टी यू सी ए टी आई ओ एन, सारे सारे अलग अलग है ना, ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, 8 है। ठीक है, 8 है। डिड यू नोटिस एनी रिलेशन बिटवीन सेट एक्स वाई एंड यू, कोई रिलेशन दिख रहा है हमें एक्स वाई और यू के बीच में? तो एक्स जो है उसमें ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं कॉन्सोनेंट जो कि हैं 21, वाई जो है एजुकेशन है पूरा, यू जो है यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे के सारे आ रहे हैं अल्फाबेट, सारे के सारे 26 के 26 अल्फाबेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 8 थे और यहाँ पे 26 थे। इतना समझ आया? ठीक है, यहाँ पे 21 थे, यहाँ पे 8 थे और यहाँ पे 26 थे। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व दैट सेट यू कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट एक्स एंड वाई, यानी यू के अंदर 21 वाला भी आता है और वो रिमेनिंग वाला जो है ना एजुकेशन वाले वर्ड्स वो भी आते हैं, यानी यू जो है कंसिस्ट करता है बोथ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दोनों के एलिमेंट्स जो है यू में आ रहे हैं। इन दिस वे कंसीडर यू इज अ यूनिवर्सल सेट, यू एक यूनिवर्सल सेट है फॉर सेट्स एक्स एंड वाई, दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट है यू। यूनिवर्सल सेट में वेराई फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, यूनिवर्सल सेट जो है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेराई करता है, किसी में कुछ हो सकता है किसी में कुछ हो सकता है। तो हमने समझा यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है, वेराई करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप सेट कंसीडर करेंगे जहाँ पे 0 और 1 दो एलिमेंट्स हैं, देन वी में कंसीडर इट्स यूनिवर्सल सेट एज W और Z और -1 0 1 और 2 एटसेट्रा। ठीक है, सिमिलरली if you consider the set as Ganga, Yamuna, Saraswati, then we will consider the universal set as the universe in India। अगर कोई सेट है तो हम यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी वो लेंगे सेट जिसके अंदर वो एलिमेंट कंसिस्ट करे ही, वो सारे एलिमेंट्स को कंसिस्ट करे। ठीक है, therefore we can also specify the universal set of a given problem। ठीक है, so now let us learn to represent the information related to above discussed in Venn diagram। मान लो एक टेबल मतलब एक चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल है पूरा, ठीक है, और यहाँ पे यू जो है वो यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? यूनिवर्सल सेट को। जो बी है वो एक सेट है, ए सी है वो एक सेट है, और ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि ए जो है कंप्लीटली बी के अंदर आ रहा है, कंप्लीटली बी के अंदर आ रहा है, तो ए जो है सबसेट है बी का, सी जो है अलग है, और बी और सी दो वो भी दोनों सबसेट है यू के, क्योंकि यू के अंदर तो सभी आएंगे। ठीक है, यू के अंदर सभी आएंगे। ओके, so here u a and b are four sets, it can be seen that a is a subset of b, क्योंकि एक जो पूरा है वो b में आ ही रहा है पूरा एलिमेंट उसका। also set a is completely contained by set b, that is a is belongs to set b, we can say that a is a subset of b। similarly set c is neither contained by b nor set a, thus c, one second guys, एक चीज यहाँ पे देखने दो मेरे को बस, c जो है सबसेट नहीं है b का, c is not a subset of b and c is not a subset of a also। c जो है b का भी सबसेट नहीं है और a का भी सबसेट नहीं है, दोनों का ही सबसेट नहीं है c। also it can be seen that u contains all the three sets a b and c, thus u is a universal set। ये एक u जो है यूनिवर्सल सेट है। एक एग्जांपल है with respect to the three sets a b and c, ये हमारे पास a b and c में कुछ एलिमेंट्स है, क्लासिफाई करना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। क्या a बिलोंग कर रहा है b को? ए के अंदर 5 10, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, 5 10 15 20, बी के अंदर क्या है 1 से लेके 20 तक, तो हाँ एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 10, तो हाँ ये है। बी इज सबसेट ऑफ सी, तो बी के अंदर तो 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो सी के अंदर 2 4 6 8 10 20 तक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 यानी इवन नंबर्स आ रहे हैं, बाकी के जो ऑड नंबर्स है वो तो आ ही नहीं रहे, तो नहीं कह सकते, तो ये नहीं है, ये फॉल्स है। ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए जो है सबसेट है सी का, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 जैसा ऑड नंबर 50 जैसा ऑड नंबर नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं है। फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, यस, मैंने कहा था कोई भी एम्प्टी सेट होगा वो किसी भी सेट का सबसेट होगा ही होगा, तो ये है ट्रू है। बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, यस ये भी है, यूनिवर्सल सेट जो होगा वो भी उसका पार्ट होगा ही होगा। ठीक है, देखो पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, जैसे हमने फॉल्स करा, थर्ड वाला भी फॉल्स होगा,
तो डी वाला ट्रू होगा क्योंकि सबसेट हो फाई जो है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट जो एम्प्टी सेट होगा ना वो हर सेट का सबसेट होगा इतना ध्यान रखना और डी वाला ई वाला ट्रू है क्योंकि बी बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा राइट ऑल द सबसेट ऑफ थ्री ये विच ऑफ दीज आर प्रॉपर सबसेट विच आर इम्प्रॉपर सबसेट ठीक है ए है ये 3 6 9 12 ठीक है हमें प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं और इम्प्रॉपर सबसेट्स द सबसेट्स ऑफ ए आर 5 3 6 9 12 ये चार रहेंगे फिर 3 और 6 3 और 9 3 और 12 6 और 9 6 और 12 9 और 12 3 6 9 3 6 12 6 9 12 आगे पीछे करके जो भी लिख सकते हो 9 12 13 और ये तो हमें कितने पता है देखो ए के अंदर कितने एन है ये है 4 तो हमें पता है कि जब भी हम सबसेट निकालेंगे जब भी हम क्या कहते हैं प्रॉपर सबसेट निकालेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होगा 2 की पावर m होगी यानी 2 की पावर 4 होगी 16 यानी हम गिनेंगे तो 16 होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 निकले आपके सामने मैंने गिने 16 निकले और अगर हम निकालना हो तो इस तरीके से निकलेंगे पहले 1 2 मतलब 3 6 9 12 आना चाहिए फिर दो दो का पेयर ले लो फिर 3 का पेयर ले लो फिर आखिरी में 4 का पेयर ले लो ठीक है प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं इसमें प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं 5 3 6 9 12 3 6 ये भी प्रॉपर है मतलब ये वाले प्रॉपर सबसेट है ये वाले इम्प्रॉपर सबसेट है जो कि सेम ही है इम्प्रॉपर सबसेट में तो सारे एलिमेंट्स आते ही नहीं है प्रॉपर सबसेट में सारे एलिमेंट्स आते हैं इम्प्रॉपर में तो आते ही नहीं है तो यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है 3 6 9 12 नहीं आएगा क्योंकि वो अगर वो आ गया तो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा वो इम्प्रॉपर सबसेट नहीं रह जाएगा तो इम्प्रॉपर सबसेट 3 6 9 12 दैट इज सेट इटसेल्फ होगा वो खुद सेट का पार्ट है तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा ना इसलिए इम्प्रॉपर लिखना है तो ये वाले एलिमेंट को हटा के 15 है यानी कि 2 की पावर m माइनस वन 2 की पावर m माइनस वन क्या हो गया 2 की पावर 4 है माइनस वन यानी 2 की पावर सॉरी 2 की पावर 4 माइनस वन 2 की पावर m माइनस वन यानी 2 की पावर 16 माइनस वन कितना हो गया 15 ठीक है तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर सेट्स सबसेट एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं थ्री सेट्स आर डिफाइंड एज ए 1 2 1 3 4 b 3 4 and c 3 4 2 1 प्रूव दैट a and c आर सुपर सेट ऑफ b a है हमारा 1 3 4 b है हमारा 3 4 और c हमारा 3 4 2 1 हमें प्रूफ करना है a और जो c है वो सबसेट है सुपर सेट है b के देखो a के अंदर 3 4 1 3 4 आ रहा है और b के अंदर 3 4 आ रहा है हाँ सुपर सेट है क्योंकि a के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो b से अलग हैं एक्स्ट्रा है एक एलिमेंट एक मतलब दो एलिमेंट सेम है और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो सबसेट है सी की बात करते हैं 3 4 2 1 3 4 आ रहा है और 2 1 1 भी वो है एक्स्ट्रा एलिमेंट तो वो भी सुपर सेट है यानी बोथ ए एंड सी आर सुपर सेट ऑफ बी हम कह सकते हैं एग्जांपल 4 है ए जो है -1 -2 -3 -4 -5 है देन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सबसेट्स ऑफ ए नंबर ऑफ सबसेट जो ए के हैं वो फाइंड करने हैं आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए भी हमें फाइंड करना है तो ए के अंदर देखो 5 एलिमेंट्स हैं एम जो है 5 है तो ए की पावर जो 2 की पावर एम है वो हो गई 5 जो कि 32 ठीक है 2 की पावर 5 ये हो गया हमारा 32 इतना समझ आया आपको ठीक है यही हो गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए क्या है 2 की पावर m माइनस वन 2 की पावर m माइनस वन यानी 2 की पावर m हो गया 32 32 माइनस वन 31 ये हमारे प्रॉपर सबसेट्स हो गए और एक जो होगा वो इम्प्रॉपर होगा मतलब ठीक है ना उसी से 31 हो गया ये जो पावर वाला है ना यहाँ पे टाइपिंग में उसको साथ में आ गया तो इसलिए थोड़ा सा इसको बस इग्नोर करना मैं यहाँ पे इसलिए लिख दे रहा हूँ आपके साथ साथ ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझ आएगा प्रॉपरली एग्जाम्पल 5 लेते हैं राइट द पावर सेट फॉर सेट ए 135 है इसका पावर सेट निकालो क्या निकालो पावर सेट तो पावर सेट तो हमें पता है 2 की पावर m होती है
First, let us write all the subsets of A. तो 5 1 3 5 1 3 1 5 3 5 1 3 5 ये हो गए हमारे सारे एलिमेंट्स। पावर सेट जो होगा वो होगा 5 1 3 5 1 3 1 5 3 5 1 3 5 5 6 7 8 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पावर सेट ये हो गया हमारा। ठीक है, पता ये पावर सेट क्या होता है, जो जितने भी एलिमेंट्स आने चाहिए वो सेम आने चाहिए पावर सेट में। एग्जांपल 6 जो है, गिवन सेट ए x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। x जो है नेचुरल नंबर है लेस देन 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला हमने डिफाइन यहाँ कर रखा है। b जो है y द इवन नंबर लेस देन 9, तो वो कौन कौन से हैं, 2 4 6 8। इज सेट बी अ सबसेट ऑफ ए, क्या सेट बी जो है सबसेट है ए का, देखो 2 4 6 8, 2 आ रहा है 4 आ रहा है 6 आ रहा है 8 आ रहा है, यस यस है, ये सबसेट है ए का। इफ यस देन ड्रॉ द वेन डायग्राम डिपिक्टिंग द गिवन सेट। तो वेन डायग्राम से हम बताते हैं, यस बी जो है सबसेट है ए का। वेन डायग्राम में ए जो है ये हो गया ये वाला सेट, यहाँ पे ए है, ये ए के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया ये यूनिवर्सल सेट, इसको यूनिवर्सल जो बॉक्स आता है ना पूरा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ए हो गया हमारा सर्कल वाला पार्ट, ए में हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए जो ए में आते हैं, और बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी को बिलोंग करते हैं, लेकिन 2 4 6 8, तो बी जो है ए के अंदर आ रहा है। देखो बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं, बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 वो ए वाले के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम कि हाँ बी जो है सबसेट है ए का, और बी के एलिमेंट्स को हम वेन डायग्राम में कुछ इस तरीके से शो करते हैं, कुछ इस तरीके से शो करेंगे, राइट। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लैग करेगा, उसके लिए इशू नहीं है, वो थोड़ा वाईफाई का इशू होता है तो भी लैग करती है वीडियो। ओके, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल 7 की बात करें, लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट सच एज एन ऑफ ए जो है वो m है और n ऑफ b जो है n है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a जो है m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b जो है n है। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सबसेट ऑफ a and b is 64 and n of a and b is 32, if the ratio of number of elements of power sets of a and b, a और b का जो पावर सेट का जो रेशियो है वो 64 है, और n ऑफ a और n ऑफ b जो है 32 है, यानी m प्लस n जो है 32 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, n ये हमने दिखाया, तो रेशियो जो हमें पता है, यानी 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n जो कि 64 है, यानी 2 की पावर m माइनस n 2 की पावर 6 है। देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यों इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो जब ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, यानी और एलिमेंट जो नीचे का जो है कंपोनेंट वो सेम है, यानी 2 दोनों में आ रहा है, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ठीक है, या इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिख लो। ऑल्सो 64 जो है वो 2 की पावर 6 होता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी m माइनस n जो है 6 हो गया। जब यहाँ के ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है तो ये हम एलिमेंट्स को भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इक्वल कर दिया, m इक्वल टू n, m माइनस n इक्वल टू 6। यहाँ पे दो हमारे पास टर्म्स आ गई, एक हो गया m माइनस x इक्वल टू 6 और हो गया m प्लस n इक्वल टू 32। दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास m जो है 19 आएगा और n जो है 13 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो हम इस तरीके से निकालना सीख गए ना, किस तरीके से कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कुछ है पावर, देखो जो पावर सेट होता है ना उसका फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही 2 की पावर m होता है। ठीक है, हमेशा 2 की पावर m होता है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट का 2 की पावर m होता है और इम्प्रॉपर का 2 की पावर m माइनस 1, इस तरीके से होता है। अब हम बात करने वाले हैं यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है ये हम बात करेंगे। मान लो हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए 795 और सेट बी 468, दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं। व्हाट वी विल ऑब्टेन इफ वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी टुगेदर इन अनदर सेट। अगर हम दोनों के सेट्स के जो नंबर हैं एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, तो ये होगा 4 5 6 7 8 9, यानी जो सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को हमने एक साथ लिख दिया। This set which we have obtained by writing all the elements of set A and set B together, all the elements of set A and set B together, उसको हम कहेंगे यूनियन। इसको हम कहेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, सेट A एंड सेट B, यानी A और यूनियन B क्या होगा, A के अंदर जो एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स है वो सारे एक साथ लिखेंगे। The union of two sets is defined as follows. The union of two sets A and B is the set that consists of all the elements of A, all the elements of B and the common elements taken only once.
जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो खाली एक बार लिखे जाएंगे, बाकी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी साथ में लिख देंगे, ठीक है। उसको हम कहेंगे यूनियन ऑफ सेट। द सिंबल यू जो है इसको डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है यूनियन के लिए। फॉर एग्जांपल एक्स के अंदर आ रहा है 2 4 6 8 10, बी के अंदर आ रहा है वाई 4 8 12। यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर कॉमन है तो एक बार लिखेंगे 4। 8 जो है दोनों के अंदर कॉमन है तो एक बार लिखेंगे। बाकी जो 2 है 10 है, ठीक है, और 6 है, 2 6 और 10, 2 6 और 10, और यहाँ पे 12, 2 6 10 12, और 4 और 6 और 4 और 8 एक साथ इस तरीके से लिखेंगे, एक्स यूनियन वाई, और इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। समझ आया आपको? जो एलिमेंट्स कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो साथ में लिख के पूरा यूनियन ऑफ सेट बन जाएगा। पूरा यूनियन ऑफ सेट, पूरा यूनिट सेट बन जाएगा। नाउ कंसीडर सेट ए 4 5 9 14 और बी 2 4 8 12 14। ये सारे दोनों ए और बी में आ रहे हैं। देखो दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, दो बार आ रहा है, 5 9 14 और 14। 4 और 14 जो दोनों में कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। आर देयर एनी एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ द सेट्स ए एंड बी? 4 और 14 ये दोनों कॉमन है, मैंने बताया। द सेट विच भी कंसिस्ट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स 4 सेट और 14 इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के अगर बीच में जो कॉमन आ रहा है उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन का सीन, और B, ये हो गया हमारा 4 और 14। ये हमारा 4 और 14 हो गया जो इंटरसेक्शन के अंदर आ रहा है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन आ रहा है ए और बी में। तो intersection of two set is set defined as the intersection of two sets A and B is the set of all the elements that are common to both A and B। A और B के अंदर कॉमन जो आ रहा है उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। और इसको हम उल्टे यू से, उल्टा यू जो है देखो उल्टा यू है, इससे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स के अंदर ए ई आई ओ यू है और वाई के अंदर ए बी सी डी ई है, तो इसकी इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या क्या है, ए कॉमन है और ई कॉमन है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। देखो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो समझ लेते हैं एक बारी, ठीक है। पहला है कि एक सेकेंड ठीक है। पहला है कि ए बिलोंग्स टू बी है, तो अगर ए है यूनियन ऑफ बी का तो बी है यूनियन ऑफ ए का। ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है ए इज अ यूनियन ऑफ फाई। अगर जो खाली सेट होगा ए इज अ यूनियन ऑफ फाई जो वो ए के इक्वल होगा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फाई। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फाई। थर्ड है हमारा ए इज अ यूनियन ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अगर ए और ए दोनों ही सेम है, उसका यूनियन भी सेम है, तो इनडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, इनडेम्पोटेंट लॉ। ए इज अ यूनियन ऑफ बी एंड बी इज अ यूनियन ऑफ सी, यानी कि ए इज अ यूनियन ऑफ बी एंड ये दोनों का जो यूनियन है वो यूनियन है सी का, तो कह सकते हैं इक्वल है ए इज अ यूनियन ऑफ बी यूनियन सी। इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और यूनियन ऑफ ए, यूनिवर्सल सेट का जो यूनियन है ए के साथ, उसको हम कहेंगे यू ही, क्योंकि जो ए में आ रहा है और यू में आ रहा है, ए मतलब ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो यू का पार्ट है। ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो यू का पार्ट है, तो हम कहेंगे कि वो इक्वल है यू के। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपको समझ के रखनी है। द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट टू सेट्स आर गिवन एज फॉलोइंग। इंटरसेक्शन ऑफ, ये तो यूनियन की प्रॉपर्टीज हो गई, ये तो यूनियन की प्रॉपर्टीज हो गई। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज भी ये सारी हैं। पहला है कि ए अगर इंटरसेक्शन होगा बी के तो बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के, दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे। दूसरा, फाई अगर इंटरसेक्शन है ए का तो इसका एलिमेंट जो है फाई का, क्योंकि फाई और ए के बीच में जो कॉमन होगा कुछ नहीं होगा, खाली होगा, और खाली का मतलब वही फाई है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फाई। ए और ए के बीच में जो भी कॉमन होगा वो ए ही डिनोट करेगा उसको, तो इंडिपेंडेंट लॉ है, इंडेम्पोर्टेंट लॉ। फिर ये वाला भी एसोसिएटिव लॉ भी ट्रू होगा। फिर ये वाला यूनिवर्सल सेट और ए के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो ए की इक्वल होगा, ठीक है। और ये वाला एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इक्वल होगा, सेम होगा। तो हैव यू ऑब्जर्व सम प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन? सम प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, या कि ये वाला देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये देखो, ये समझना है, ठीक है, धीरे धीरे सब समझेंगे। ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए इज अ यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी।
पहले तो बी और सी में जो कॉमन है वो, और फिर ए उसके साथ, ए और वो जो इंटरसेक्शन में कॉमन आए पॉइंट, उनका यूनियन जो है वो इक्वल होगा ए और यूनियन बी के, ए यूनियन बी के और ए यूनियन सी के बीच में जो कॉमन आया, इंटरसेक्शन आया वो। ठीक है, इसको हम जब लिखेंगे ना एग्जाम्पल के थ्रू तब आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट, यानी ये वाला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, ये होती है। दिस कैन बी वेरीफाइड बाय टेकिंग एनी थ्री सेट्स, और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग एनी थ्री सेट्स। हम कोई भी थ्री सेट्स उठा लेंगे तो उसके थ्रू, ठीक है, हम इसको कर सकते हैं क्लेरिफाई। नाउ लेट अस अगेन कंसीडर द अबव डिस्कस सेट। सेट x जो है a e i o u वॉवल है और y जो है a b c d e है। वी फाउंड दैट सम एलिमेंट्स ऑफ a एंड e आर कॉमन टू बोथ द सेट्स। एलिमेंट्स जो है कॉमन है a और इसमें y में, बोथ द सेट। सच टाइप ऑफ सेट्स विच हैव वन और मोर एलिमेंट कॉमन इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। इसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड गाइस। तो जैसा कि हमने देखा कि ए और एक्स और वाई के अंदर जो दो एलिमेंट्स में, उनमें जो कॉमन है वो था हमारा, जो दोनों में सेट्स में कॉमन है वो, उसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट। वो जो सेट बनेगा वो कहेंगे हम ओवरलैपिंग सेट। क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट। यानी कि दो सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग और जॉइंट सेट। ओवरलैपिंग और जॉइंट सेट कहेंगे इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। कम से कम एक एलिमेंट अगर कॉमन है तो वो हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट है। Now consider the sets 1, 2, 3 and 4, 5. If there is any element common to these sets, क्या common है? कुछ नहीं common नहीं है. We can observe there is no element common to these sets. These type of sets are called by special name like disjoint sets. हम ये already पढ़ चुके हैं. इसको हम कहेंगे disjoint sets. तो disjoint sets को क्या सकते हैं? If two sets A and B such that A और B का intersection जो है phi है, they have no element in common, then A और B are called डिसजॉइंट सेट्स। अगर उसका कोई सेट बनेगा तो हम उसको कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। अगर इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन आता है, कम से कम एक एलिमेंट, तो उसको ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। उसका जो नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, सेट बनेगा, उसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट। और इस वाले सेट को कहेंगे हम डिसजॉइंट सेट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मूला यूज्ड इन सेट थ्योरी फॉर एनी टू फाइनाइट सेट्स। दो फाइनाइट सेट्स हैं ए एंड बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि हम इसको कह सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं एन में, ए में, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, वेन डायग्राम में काफी ज्यादा यूज होगा, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। और अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, देन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस। यानी इसको हम ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। सपोज अ सेट ए हैज 55 एलिमेंट्स। एक सेट है जिसके अंदर 55 एलिमेंट्स हैं और सेट बी है 42 एलिमेंट्स। इट इज ऑल्सो गिवन दैट ए यूनियन बी हैज 85 एलिमेंट्स। कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी? ऑलरेडी हम इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे ना तो निकल जाएगा। देखो, ए यूनियन बी दे रखा है हमें 85 और ए दे रखा है 55 और बी दे रखा है 42 और ए एन इंटरसेक्शन ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, देखो मेरे पीछे लिखा हुआ है, सॉरी मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 85 इज इक्वल टू 55 प्लस 42 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। हमें ये निकालना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ ले जाके इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो हमारा जो आएगा आंसर वो आएगा 12। सॉल्व करोगे आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी 55 और 42 को प्लस करो और उसमें से 85 माइनस कर दो, 12 आएगा। फॉर एनी थ्री फाइनाइट सेट ए बी एंड सी वी कैन सी दैट, अगर तीन फाइनाइट सेट है तो ये वाला फॉर्मूला कॉमन आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए बी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए बी सी में जो भी कॉमन आएगा उसको हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को डिनोट करते हैं। सो वी नो दैट, अभी इसको वेन डायग्राम से करेंगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी मान लो इस वाले में जो बताऊं ना, इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी है, तो मान लो ये हमारे पास एक क्या कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, इसमें दो है, ए है और बी है। तो ये जो हिस्सा होगा ना, बीच का हिस्सा ये वाला, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है ये बी है, तो बीच का हिस्सा जो होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी। और वहीं अगर हम तीन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, सी, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये होगा, ठीक है। सो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी अगर दो सेट्स हैं, देन देयर कैन बी फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में ये रिलेशनशिप कॉमन हो सकते हैं। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ए और बी ओवरलैपिंग है, ए और बी आर कैन बी डिसजॉइंट ऑल्सो, और आइदर सेट ए और बी विल कंटेन द अदर सेट, ठीक है, ये तीनों की पॉसिबिलिटी है। So Venn diagram representing the intersection and union of set A and B in the above cases can be shown as follows. अब हम जो ये वाला यूनियन बताया वही हम एक बार और समझते हैं। देखो, when the sets are overlapping, they can be shown by two intersecting closed figures. When the set A and B are overlapping, यानी कुछ intersection है इन दोनों के बीच में, the Venn diagram between representing A union B is as follows. देखो, देखो, A union B, A union B क्या होगा, ए के भी एलिमेंट्स हैं बी के भी एलिमेंट्स हैं और इनके बीच का जो इंटरसेक्शन है कॉमन है वो भी, यानी ये भी है ये भी है और ये वाला जो है हिस्सा ये भी है। तो जब भी ए यूनियन बी की बात आएगी तो इस तरीके से फिगर बनेगी, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी ए और बी की ओवरलैपिंग यानी इंटरसेक्शन की बात आएगी, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, हमारे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो हम क्या है ये वाला हिस्सा ही निकालेंगे खाली, इसको देखो हमने मार्क कर रखा है। तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम में डिनोट होता है, इस तरीके से वेन डायग्राम में डिनोट होता है। अब सेकंड वाला है when the two sets are disjoint, कुछ भी कॉमन नहीं है, they can be shown by two separate figures. When set A and B are disjoint, the Venn diagram representing A union B can be as follows. यानी A अलग है B अलग है, A यूनियन की बात A यूनियन B की बात करेंगे तो जितने एलिमेंट्स इसमें जितने एलिमेंट्स इसमें इसमें लिख देंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन कुछ है नहीं तो इंटरसेक्शन वाला कुछ नहीं लिखेंगे। और अगर यहाँ पे पूछा है A इंटरसेक्शन B का बनाओ, जैसे यहाँ पे तो हमने फिगर में इसको हाईलाइट कर रखा है ए यूनियन बी को, अगर कोई पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बताओ, लेकिन जो है उसमें कुछ वो डिसजॉइंट सेट होना चाहिए, यानी दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये हम इस तरीके से बनाएंगे कुछ, क्योंकि यहाँ पे ए अलग है बी अलग है और इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाएंगे उसका, ठीक है। थर्ड है when all the elements of one set are representing in the second set, they are called represented by drawing one circle inside the other, इस तरीके से। अगर सेट बी जो है एक सेट बी जो है जितने भी एलिमेंट सेट बी के हैं वो ए के अंदर प्रेजेंट है, ए के अंदर और एलिमेंट्स हैं, बी के अलावा वाले भी एलिमेंट्स हैं, तो यानी बी जो है वो सबसेट है ए का, और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी बड़ा जो हो गया ए हो गया और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स बी के आ रहे हैं वो एक सर्कल में हो गए, ठीक है। इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम हम शो करेंगे। व्हेन सेट बी इज फुल्ली कंटेन्ड इन सेट ए, अगर सेट बी फुल्ली कंटेन्ड है ए में, तो हम ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करेंगे, देखो यहाँ पे हमने निकाला निकाला ए यूनियन बी, यानी ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स जो हो गए हैं। ए इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो सिर्फ बी के एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ए और बी के अंदर कॉमन है वो बी ही है, ठीक है, बी के सारे एलिमेंट्स कॉमन है और बी के बीच में, ए के अंदर और भी एलिमेंट्स हैं बट कॉमन वाले जो है वो वही वाले एलिमेंट्स जो बी में आ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यूनियन ऑफ थ्री सेट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो इस तरीके से बनेगा, मैंने बताया, यानी सारे एलिमेंट्स, और उनके इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है खाली ये वाला ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थ्री सेट्स हैं ए बी सी, ए जो है ये है, बी जो है ये है और सी जो है ये। हमें इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन निकालना है बी बिलोंग्स टू सी, यानी बी जो है
सी को बिलोंग कर रहा है, और फिर उसके बीच में, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, हाँ बहुत ईजी है। देखो बी के टर्म्स हैं ये, सी के टर्म्स ये हैं, तो बी यूनियन सी हो गया ये, बी यूनियन सी, यानी बी और सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार लिखेंगे और अलावा वाले टर्म्स को लिख देंगे। 7 9 3 2 10 14 15 1 2 3 6 8 10 11, तो लिख के हम इस तरीके से बी यूनियन सी लिख दिया। लेट अस रिप्रेजेंट सेट बी यूनियन सी एस डी, हम इसको डी डिनोट करते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। तो डी हो गया हमारा पास, यही वाला जो है ये डी हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, डी यही वाली टर्म है जो ये निकाला बी यूनियन सी। देखो बी बिलोंग्स टू सी का मतलब है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी है। ठीक है, इसका कॉमन सा मीनिंग है ये है। तो हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन डी में क्या क्या कॉमन है, 3 6 8 2 11, आ गया हमारा आंसर। अब हम प्रूफ करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन यूजिंग थ्री सेट्स। तो हमने देखा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है ये है। नाउ लेट अस प्रूव द एसोसिएटिव लॉ। जो हमने अभी लॉस पढ़े उसमें एक एसोसिएटिव लॉ होता है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है। तो ए ये है, बी ये है, सी ये है। पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ये आएगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ये आएगा। बी यूनियन सी निकालेंगे, ये आएगा। बी इंटरसेक्शन निकालेंगे, सी, ये आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी सी, तो ये आएगा 2 और 3। इंटरसेक्शन ये, तो क्या आएगा 2 और 3। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा 2 और 3, सी के एलिमेंट्स यहाँ आ गए। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो आ गया हमारे पास 2 और 3। अब दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, अब दूसरी, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है ये, इसमें भी 2 और 3 आ गया। तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। पहले हमने ये वाले टर्म्स निकाले, फिर हमने ये वाले टर्म्स निकाले, और दोनों में देखा कि जो आया वो इक्वल है, तो हाँ इसमें भी 2 और 3 आ रहा है, इसमें भी 2 और 3 आ रहा है। तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ जो है प्रूव हो गया। ठीक है, ऑल्सो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये है, ये सारे एलिमेंट्स। ठीक है, एंड ए यूनियन बी यूनियन सी, देखो कुछ नहीं है, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी लगा दिया, और ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले इन दोनों की यूनियन निकाला, फिर उन दोनों में से सी का यूनियन निकाला, और इसमें क्या, पहले इन दोनों का यूनियन निकाला, फिर उसमें से सी ए का यूनियन निकाला। कुछ नहीं है, दोनों सेम ही आएगा हमेशा, एसोसिएटिव लॉ यही होता है। तो देखो ये आ गया, यानी ए बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी, ये इक्वल है इसके, ये भी लॉ प्रूव हो गया। तो इसी तरीके से हम करेंगे, कोई इसमें ना प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व करोगे, लिखोगे, क्लियरली आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, हम इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आर डी शर्मा के भी डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, और एनसीईआरटी तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पहले हम बेसिक समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जाम्पल 2 की बात करें, ए बी सी जो है डिफाइंड है, ए इस तरीके से, बी 4 8 ये वाले, और सी ये सारे इसमें एलिमेंट्स हैं। यूनिवर्सल सेट जो है ये है, ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के हैं। हमें वेरीफाई करना है पहला वाला कि U इंटरसेक्शन A belongs to A and U belongs to B is ये यूनियन ऑफ A, मतलब यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट और A के बीच में क्या इंटरसेक्शन है, वो A ही होगा, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। ऑल्सो यूनिवर्सल सेट अगर B को बिलोंग कर रहा है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी यूनिवर्सल सेट अगर B को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यूनियन ऑफ B, यूनिवर्सल सेट का और B का यूनियन जो कि है यूनिवर्सल सेट, ये भी प्रॉपर्टी है। पहले ये प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर दूसरी की बाकी की दो प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहले ये प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर बाकी की दो प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, देखो सोल्यूशन पहला जो हमने पहला देखा, ए ये है सारी टर्म्स ए की, बी की सारी टर्म्स ये हैं, और यूनिवर्सल सेट की सारी टर्म्स ये हैं। ठीक है, सारी लिख लेना एक बारी। यू और ए में क्या कॉमन है, यू और ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 यही कॉमन आएगा। यू और ए के अंदर क्या कॉमन आएगा, ये वाली टर्म्स। तो क्या ये ए नहीं है, ए ही तो है, ए के अंदर जो टर्म्स है वही तो यू इंटरसेक्शन ए के अंदर है। तो ये जो है यू इंटरसेक्शन ए में आंसर क्या आ रहा है हमारा, ए ही, क्योंकि इनके अंदर जो टर्म्स आई और ए के अंदर जो टर्म्स है वो सेम ही है, मतलब ए मतलब ये वाली टर्म्स और इंटरसेक्शन के बाद ये वाली टर्म्स। सिमिलरली यू इंटरसेक्शन बी की बात करें, यूनिवर्सल यूनियन बी की, ये यूनियन का साइन, सॉरी यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन है, तो यू यूनियन बी क्या आया, ये सारी टर्म्स, ये यू की टर्म्स हैं,
और ये बी की टर्म्स है, इनके अंदर बीच का यूनियन है वो यू ही आएगा, क्योंकि बी के अंदर जो टर्म्स हैं वो यू के अंदर रिपीट होंगी तो उनको एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये देखो यू वाली टर्म्स आ गई, जैसे यू यहाँ पे था वैसे यू यहाँ पे, यानी कि आंसर यह है यू। यानी कि हमें इससे क्या प्रूफ हुआ इन दोनों से कि यू और ए का अगर इंटरसेक्शन होगा तो आंसर ए आएगा, और यू और बी का अगर यूनियन होगा तो आंसर यू आएगा। ये दोनों हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या पूछा है इन्होंने, एन ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ ए बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इन्होंने प्रूफ करने बोल दिया है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, ए बी सी वाला फॉर्मूला, जो यूनियन बी यूनियन सी वाला फॉर्मूला था वही वाला फॉर्मूला इन्होंने पूछ लिया, जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया था। दो फॉर्मूला है, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर दो एलिमेंट्स की बात हो रही है तो ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगेगा, और तीन की बात हो रही है तो ए यूनियन बी यूनियन सी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। दूसरा वाला प्रूफ करते हैं। ए की टर्म्स ये रही, बी की टर्म्स ये रही। एन ऑफ ए में 8 है टर्म्स, एन ऑफ बी में 6 टर्म्स है। वी हैव ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में जो है इनको इसको दोनों को मिक्स करके लिख देंगे यूनियन बना के, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी में 4 और 8 है खाली, यानी 2 टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 टर्म्स हैं। अब ये हमारे पास रिजल्ट आया, ए यूनियन बी में 12 टर्म्स हैं और ए इंटरसेक्शन बी में 2 टर्म्स हैं, ठीक है। समझ आया इतना, ठीक है। नाउ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये आया हमारे पास 12, जो कि इक्वल है ए यूनियन बी के। ए यूनियन बी के इक्वल है, ये 12 टर्म्स के इक्वल आ रहा है, यानी कि ए यूनियन बी जो है हमारे पास आया वो 12 आया, और एन ऑफ ए हमारे पास आया था, एन ऑफ ए था 8 प्लस 6 माइनस 2, 8 6 14 माइनस 2 12, तो ये भी हमारे पास यही आया, यानी ये प्रॉपर्टी है सेम है, हम सॉल्व कर पाए इसको, ये वाली हम सॉल्व कर लिए, ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। उसी तरीके सी में भी इसी तरीके से करेंगे, यानी ए की सारी टर्म्स, फिर बी की सारी टर्म्स, फिर सी की सारी टर्म्स। ए में 8 टर्म्स हैं, बी में 6 टर्म्स हैं और सी में 4 टर्म्स हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर हम इन तीनों को यूनियन कर देंगे, यूनियन ऑफ करेंगे तो उसके अंदर टर्म्स कितनी आएंगी हमारे पास, देखो। ऑल्सो हम इसका इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में 4 और 8 आया, बी इंटरसेक्शन में 2 टर्म्स आई, सी इंटरसेक्शन में 2 टर्म्स आई, और इन तीनों को यूनियन में इतनी सारी टर्म्स आई, और इन तीनों को इंटरसेक्शन में 4 टर्म्स आई, ठीक है। सारा निकाल लो और उसके बाद फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करो, उसके बाद देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 8 6 4, फिर इंटरसेक्शन वाली 2 टर्म्स, और फिर यूनियन वाली सिर्फ एक टर्म, यूनियन वाली एक टर्म, जो कि है 4, नहीं इंटरसेक्शन वाली एक टर्म जिसमें तीनों का इंटरसेक्शन पूछा वो एक है। इसको सॉल्व करेंगे 13 आएगा, और ये इक्वल है एन इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, जो को यहाँ पे ऑलरेडी निकाल दिया था। यानी अगर हम टर्म्स की गिनेंगे, यहाँ पे टर्म्स को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 12, सॉरी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टर्म्स हैं ए यूनियन बी यूनियन सी में, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 13 आया, यानी इक्वल है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी की। तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई, यानी दोनों फॉर्मूले ट्रू है, ठीक है। हमने जो निकाला भी, हमने जो पढ़ा भी, और हमने उसको प्रूव भी कर दिया। एग्जाम्पल 3 की बात करें, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट प्रूफ करना है। ए हमारे पास, ठीक है, ये है, और बी हमारे पास प्राइम नंबर जो कि 20 से कम है। सेकंड हमारे पास है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड कंप्यूटर, और वाई जो है इज अ लेटर इन द वर्ड बैग। अब सोल्यूशन है, हमें पूछना है डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स निकालने हैं। तो पहला जो है, ए के अंदर ये सारी टर्म्स हैं, बी के अंदर ये सारी टर्म्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है 19 है। Thus set A and B has one element in common, hence they are overlapping set। हम कह सकते हैं overlapping set है। अगर कुछ नहीं आता तो हम disjoint कहते हैं, लेकिन यहाँ आ रहा है तो overlapping है। अब B वाली टर्म्स में X जो है कंप्यूटर की ये सब टर्म्स हैं, और Y है बैग, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो ये disjoint सेट्स है। एग्जाम्पल 4 की बात करें, ए के अंदर ये सारी टर्म्स है, बी के अंदर ये सारी टर्म्स है, सी के अंदर ये सारी टर्म्स है। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकालना है, प्रूफ करना है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, देखो पहला हमें ये निकालना है, सॉरी 1 सेकंड गाइस, पहले हमें ये निकालना है, प्रूफ करना है, और फिर हमें
ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, हम प्रूफ करेंगे किस तरीके से। बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया, 139 आया। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाला तो ये आया। ए यूनियन बी निकाला तो ये आया। ए यूनियन सी निकाला, ये आया। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकाला तो हमारे पास ये सारी टर्म्स आई, ये सारी टर्म्स आई। तो ये इक्वल है इस वाली टर्म्स की जो हमने अभी प्रूफ किया। देखो आपको ना निकालना पड़ेगा, देखो एक एक करके सिंगल सिंगल, क्योंकि मेरे पास लिखी हुई टर्म्स तो मैं आपके सामने ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, बट अब बैठ के क्या करना, ए इंटरसेक्शन बी जो जो भी यहाँ पे जैसे बी इंटरसेक्शन सी है तो आप निकालो उसमें कौन कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, फिर उसके इंटरसेक्शन निकाल लिया, फिर उसके साथ ए का इंटरसेक्शन निकालो। मान लो यहाँ पे हमने 139 और 1 2 3 4 6 8 9 निकाला। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा, 1 3 और 9। 1 3 और 9 जो है इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से निकाला। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकाल दिया हमने। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट ये निकाल दिया। उसी तरीके से बी में भी इसी तरीके से कि बी यूनियन सी जो है वो ये सारी टर्म्स हैं, और बी यूनियन सी के निकालने के बाद उसको ए के साथ यूनिवर्सल सेट निकालना है, मतलब यूनियन निकालना है, ए के साथ यूनियन निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन निकालना है ए के साथ, क्योंकि हम ये बी इंटरसेक्शन ए बी यूनियन सी निकाल चुके हैं। अब इसका और ए का इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए ये है और बी यूनियन सी ये है, इसके बीच का इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या है, सिर्फ 1 और 6 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 और 6 कॉमन आ रहा है, तो वो हम निकाल लेंगे। ये आ गया 1 और 6। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी भी निकाल लेंगे जो कि 1 आएगा, और जब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला जो लॉ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के, ये वाले के, इस वाले के। ठीक है, तो हमने दोनों लॉस को प्रूव कर दिया। अब एग्जांपल 5 है, ए और बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स सच दैट ए में 17 टर्म्स हैं, बी में, और ए यूनियन बी में 25 टर्म्स हैं। और इसने बोला डिसजॉइंट सेट्स यानी इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन है ही नहीं, मतलब वो 5 है। तो ए यूनियन बी निकालना का फॉर्मूला ये वाला बन गया हमारा। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन होता तो हम माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी भी डाल देते, बट यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हम इसको हटा देंगे। ये वाला फॉर्मूला है। अब इसमें पुट करेंगे तो एन ऑफ बी हो गया 8। तो कार्डियल नंबर ऑफ बी सेट बी है 8। सिंपल सा है। इन अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल 38 पीपल प्रेफर टेक कॉफी। ठीक है, कॉफी वाले 38 है और टी वाले 29 है। ठीक है, इफ पर्सन कैन चूज एटलीस्ट वन बिटवीन द टी एंड कॉफी देन हाउ मेनी पीपल प्रेफर टू टेक बोथ द टी एंड कॉफी। हमें, और सी यूनियन टी जो है वो 60 है, यानी 60 पीपल लिखे हुए हैं। हमें बताना है सी इंटरसेक्शन टी, ये हमें फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में पुट करेंगे आंसर आएगा 7। आप भी फॉर्मूले पुट करोगे आंसर आपको 7 आएगा। ठीक है, कैसे 7 आएगा देखो, देखो 60 इज इक्वल टू 38 प्लस 29 माइनस इसको x ले लेते हैं तो ये x है। ठीक है, 67 आ गया, x को इधर लाएंगे 60 को इधर लाएंगे, x 7 आ गया, यानी इंटरसेक्शन जो है 7 आ गया। वही हमने यहाँ पे निकाला फॉर्मूले के थ्रू। तो इसको आप क्या करना, इसको पॉज करके अपना आंसर एक बार मैच करना और लिखना इस तरीके से एग्जाम में। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपको प्रॉपर लिख के दिया है कि आप किस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, वो चीजें आपको समझनी है, राइट। एक सर्वे हो जहाँ पे 150 लोग हैं, जहाँ पे विंटर 150 लोग हैं जो विंटर को लाइक करते हैं, विंटर वाले 150 हो गए 150। 200 लाइक समर, समर को 200 लोग समर करते हैं, और 50 जो है दोनों को करते हैं, यानी इंटरसेक्शन हो गया। हमें बताना है विंटर नॉट समर, जो विंटर को लाइक करते हैं बट समर को लाइक नहीं करते। इसके लिए हमेशा वेन डायग्राम का काम करेंगे आप वेन डायग्राम के थ्रू ही इसको निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वेन डायग्राम हमने बनाया। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है, ये हमारे पास एक सेट है, ये ए है, ये बी है। देखो ये हो गया हमारे पास, ये जो खाली ये वाला हिस्सा है मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है हमारा ए माइनस बी, और ये वाला जो हिस्सा है खाली पीछे सिर्फ बी में जो आ रहा है वो हमारा हिस्सा है
बी माइनस ए, और ये वाला जो हिस्सा है ये कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी निकाला है। हमें इसने हमसे पूछा है कौन से ऐसे लोग हैं जो विंटर को लाइक करते हैं, इसको हम डब्ल्यू और एस से ही डिनोट करते हैं क्योंकि विंटर और समर से हम डिनोट कर पाएंगे, जो विंटर को लाइक करते हैं बट समर को नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो विंटर वाले हमारे पास 150 लोग हैं, यानी ये वाला जो पूरा सेक्शन है, ये वाला पूरा सेक्शन जो है ये 150 है, क्या है 150, और हमें निकालना है सिर्फ विंटर वाले, यानी हमें ये वाला हिस्सा निकालना है। हमारे पास पूरा गिवन है ये वाला, और हमें ये वाला हिस्सा निकालना है, तो हमें ये जो कॉमन वाला एरिया माइनस करना है, कॉमन वाला एरिया 50 है, यानी अगर हम 150 जो है हमारे पास टोटल विंटर वाले हैं उसमें से 50 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 100 आएगा, जो कि वो लोग हैं जो सिर्फ विंटर को लाइक करते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला हमें निकालना था, ठीक है। हमारे पास ये वाला गिवन है पूरा, और हमारे पास ये वाला गिवन है, ठीक है। तो हम इस वाले हिस्से में से इस वाले हिस्से को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा, वही हमने किया। हमारे पास ये वाला हिस्सा जो था वो 150 था, और ये वाला हिस्सा जो था वो 50 था, इसको माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 100, जो कि हमारा है विंटर को लाइक करते हैं बट समर को लाइक नहीं करते। और यहाँ पे बोला है विंटर और समर दोनों को लाइक करते हैं, देखो 100 आ गया ना इधर हमारा, ठीक है। और यहाँ पे बोला हमें विंटर और समर दोनों को लाइक करते हैं, तो दोनों का यूनियन कर देंगे। तो यूनियन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमें पता ही है, और आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये 150 है, देखो 150 प्लस 200 माइनस 50, फॉर्मूले में पुट करोगे ये हमारे पास आएगा 300, ठीक है 300 आ गया, जो कि हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली जो है निकाल सकते हो सारे आंसर्स। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, हम वेन डायग्राम के भी थ्रू निकाल सकते हैं और इसके भी थ्रू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कंडक्ट करते हैं सर्वे 1110 फैमिलीज का, और उनको पता चलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज करते हैं। एक कुकिंग फ्यूल करते हैं, इसमें से 600 लोग जो हैं वो एलपीजी यूज करते हैं, 600 लोग एलपीजी करते हैं, कोल यूज करते हैं 400 लोग, और वुड यूज करते हैं 200 लोग, 300 लोग, ठीक है। 20 फैमिलीज यूज करती हैं तीनों टाइप्स की फ्यूल, यानी इन तीनों का इंटरसेक्शन, इसको हम एल ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डब्ल्यू ले लेते हैं, यानी 20 जो लोग हैं वो तीनों फ्यूल टाइप की फ्यूल यूज करते हैं, यानी तीनों का इंटरसेक्शन, एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डब्ल्यू, ये हो गया हमारे पास 20। और 80 फैमिलीज यूज बोथ एलपीजी एंड वुड, एलपीजी और वुड के बीच में जो कॉमन है वो 80 है ऑल्सो, ठीक है। 100 फैमिलीज यूज बोथ एलपीजी एंड कोल, एलपीजी एंड कोल के बीच में जो है 100 है। Also, each family use at least one of the three fuels. How many fuels can be used both coal and wood as a fuel? यानी हमें निकालना है वुड और कोल के बीच का इंटरसेक्शन। देखो फॉर्मूला जो हमारा है उसके सारे एलिमेंट्स मिल गए, एल मिल गया, सी मिल गया, डब्ल्यू मिल गया, फिर इन तीनों का इंटरसेक्शन मिल गया, फिर एल और डब्ल्यू का इंटरसेक्शन, एल और सी का इंटरसेक्शन मिल गया, और खाली ये निकालना है, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, इस वाले में एल यूनियन डब्ल्यू यूनियन सी, एन ऑफ एल एन ऑफ डब्ल्यू एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन डब्ल्यू माइनस एल एन सॉरी एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एल यूनियन डब्ल्यू यूनियन इंटरसेक्शन सी। ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला हमें पता है क्या है, 1110 माइनस इक्वल टू करेंगे, इसको प्लस करेंगे, और इसमें से ये देखो इसको 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 इसको, ये हमें पता है। हमारे पास क्या नहीं है, ये पूरी में से क्या नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमें ये निकालना है, ठीक है। ये हमें निकालना है तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। किस तरीके से, एन ऑफ एल एन ऑफ डब्ल्यू एन ऑफ सी प्लस करेंगे, उसमें से ये तीनों चीजें माइनस करेंगे और ये वाला प्लस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1140 माइनस एन ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन सी। अब इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास 30 आंसर आएगा। यानी कि ये इन्होंने बी और सी ले रखा है, हम वही लेंगे जो हमारे को गिवन है। अगर एलपीजी है तो उसको एल, तो उससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगी क्या निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, हम
जो हमारे पास एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर ले लेंगे डिनोट करने के लिए कि भाई ये इसको ये बिलोंग करता है, ठीक है। 30 आ गया हमारे पास। वुड और कोल के अंदर जो कॉमन है वो। अब डिफरेंस बिटवीन सेट्स निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेट्स, मान लो अगर हम जैसे हमने निकाला था ना 150 था, देखो यहाँ पे 150 था, तो ये ए माइनस बी जो है और बी माइनस ये डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, इसको हम डिफरेंस ऑफ सेट्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व होगा। ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कुछ कॉमन है, 2 4 6 8 कॉमन है दोनों के बीच में। विच सेट विल बी गिव गेट इफ वी एक्सक्लूड दीज एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए, यानी कि ए में से अगर हम बी को माइनस कर देंगे, यानी इन चारों टर्म्स को माइनस कर देंगे, तो क्या क्या बचेगा? 2 4 6 8 माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, 6 माइनस कर दिया, 8 माइनस कर दिया, क्या क्या बचा? 3 5 7 और 9। ये चार एलिमेंट्स बने, इसको कहेंगे हम डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। 3 5 7 9 बचा, इसको ए माइनस बी। अगर ये उल्टा होता, बी माइनस ए होता, तो बी में से ए के सारे एलिमेंट्स माइनस करके जो बचा होता उसको वो लिखते, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी इन दैट ऑर्डर ए माइनस बी इज सेट ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए बट नॉट बी, thus ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए एंड एक्स ऑफ बी। सिमिलरली अगर बी माइनस ए पूछते तो ये होता, ए माइनस बी ये होता, बी माइनस ये होता, ठीक है, आप समझे। ऑल्सो हमें ये चीज समझनी है कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्यों? ए के कुछ एलिमेंट्स होंगे जो बी में नहीं होंगे, और बी के कुछ एलिमेंट्स होंगे जो ए में नहीं होंगे, तो अगर हम इसके ए में से बी माइनस कर रहे हैं तो वो इक्वल नहीं होगा बी माइनस ए के, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये हमने समझा अभी। फिर ए माइनस बी, ए में से अगर बी माइनस कर देंगे तो वो ई के इक्वल नहीं रह जाएगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट जो ए के वो निकल चुके हैं, तो वो क्या कहते हैं, सॉरी मतलब ए माइनस बी जो है यूनियन ऑफ बिलोंग करेगा ए को। क्यों? क्योंकि हमने बी वाले टर्म्स निकाले हैं खाली, ठीक है, लेकिन वो बिलोंग करेगा ए को। ए बिलोंग्स टू बी, देन ए माइनस बी। कुछ रह गया यहाँ पे, एक चीज रह गई, रुकिए। ये प्रॉपर्टी थी, यानी अगर ए और बी की बात करेंगे, अगर ए बिलोंग कर रहा है बी को, तो ए माइनस बी जो होगा 5 होगा, ठीक है, ए माइनस बी 5 होगा, 5 की वाला इंटरसेक्शन भी 5 है, तो ए माइनस बी ए के इक्वल ही होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। सो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, तो ये वाला जो लॉ है और ये वाला जो लॉ है वो प्रॉपरली प्रूव होगा, यानी एन ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये याद करने वाली चीजें हैं, मैं आपको कितना भी बता दूं यहाँ पे, आप जब तक खुद लिख के नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं आएगा समझ, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, इसको धीरे धीरे वन बाय वन आप समझोगे तभी समझ आएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए एंड डिनोटेड बाय ए चेंज, एक सेकेंड, ठीक है, इससे ये डिनोट होगा। ये ए की टर्म्स हैं, ये बी की टर्म्स हैं, इनके बीच का इंटरसेक्शन ये है। अगर हमें निकालना है कि सिर्फ ए और बी की भी बात आए, यानी ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का यूनियन आए, इन दोनों के बीच का यूनियन आए, तो ये वाली टर्म हटा देंगे। ये देखो यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कोई हाईलाइटेड नहीं है ना पोर्शन, तो ये वाली टर्म छोड़ के ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है, इसी को निकालना है, तो वो इससे डिनोट होगा, इससे डिनोट होगा ए चेंज ऑफ बी। इसको ना लिखना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसको। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ये वाला आप एग्जाम्पल खुद ट्राई करो एक बारी, ठीक है, मैंने आपको अभी समझाया, इसको पॉज कर रहा हूँ वीडियो को और इसको समझो, ठीक है। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। दो सेट हैं ए और बी, ए माइनस बी 10 है, बी माइनस से 7 है, और दोनों के बीच का इंटरसेक्शन 3 है। क्या एन बिलोंग कर रहा है बी को? देखो ए यूनियन बी 20 है, ए
ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी 13 है, ठीक है, ये 10 आया, तो प्रूव हो रहा है, ठीक है, प्रूव हो रहा है, ठीक है, इसी तरीके से हमने प्रूव करा, यहाँ पे प्रूव हो रहा है। तो गाइस हमें ना यहाँ पे ए बी बिलोंग करता है तो उसको कहते हैं ए यूनियन बी। तो ये फाइंड करना था, ए फाइंड करना था, बी फाइंड करना था, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? देखो ए यूनियन बी निकालेंगे, 10 और 7 को प्लस कर देंगे तो 20, 10 माइनस 7 प्लस 3 आएगा 20, 10 प्लस 7 प्लस 3 आएगा 20। तो ये हमारा जो है ए यूनियन बी आ गया। फिर हमें ए निकालना है, तो ए माइनस बी पता है और ए इंटरसेक्शन बी पता है, इसको प्लस करेंगे 13 आएगा। ऑल्सो हमें पता है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस एन बी, ये फॉर्मूला ये हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, पहले ही। तो एन बी भी इस तरीके से 10 आ जाएगा, इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे वेन डायग्राम है, हमें ए निकालना है, सी निकालना है, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस ए, ये निकाल लेंगे हम, ठीक है। ए निकालना है तो ए की सारी टर्म्स, ये वाले सर्कल में जो सारी टर्म्स आ रही हैं इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएंगी हमारी ए की टर्म्स। सी निकालना है तो सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये वाले, वो सारे सी के पार्ट हो जाएंगे। ए माइनस बी यानी ए और बी के अंदर, मान लो ए में से बी माइनस करना है, यानी ए की सब टर्म्स है, इसमें से बी की टर्म्स ये 3 है, इन तीनों को माइनस करेंगे तो 7, 13, 12, 2 और 10 ये आ जाएगा, 7, 13, 2, 10 और 12 ये आ जाएगा। इसी तरीके से बी और बी माइनस सी की बात कर रहा है, तो बी ये पूरा बी है, इसमें सी वाली टर्म्स, ये वाली टर्म्स इसको माइनस कर देंगे, तो ये जो टर्म्स बचे ये सारे आ जाएंगे। और उसी तरीके से ए माइनस सी भी है कि ए के सारे टर्म्स हैं, उसमें सी वाले जो 3 टर्म्स हैं ये वाले, इसको हम माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास ए वाले टर्म्स, ठीक है। आई होप आपको निकालना सेट आ गया। ठीक है, आगे थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग एक चीज है, आपको मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, मान लो ये सेट है एक्स, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट है, इसको इन्होंने इस तरीके से डिनोट करा, हम इसको यू से डिनोट करेंगे, यू मानते हैं ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ठीक है। वी कैन फाइंड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड और एक्स माइनस यूनिवर्सल, या यूनिवर्सल माइनस एक्स, यानी यूनिवर्सल में से एक्स को माइनस कर दोगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जिसको कहेंगे एक्स का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का साइन हमेशा ऐसे लगता है, ऐसे करके ऊपर डैश लगा दो, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से जब वो माइनस कर देंगे तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू व्हिच डू नॉट बिलोंग टू एक्स इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। वी डिनोट इट बाय इस तरीके से, मान लो एक्स के अंदर 2 3 6 8 है और यूनियन के अंदर 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, अगर हम इस वाले में से ये एक्स को माइनस कर देंगे, यानी 2 को माइनस करा, 3 को माइनस करा, 6 को माइनस करा, 8 को माइनस करा, बचे क्या, 0 1 4 5 7, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी एक्स के अलावा वाली टर्म्स जो है यूनिवर्सल सेट में उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बाकी यही सारी चीजें हैं आगे, ठीक है, इसी तरीके से हमने करा है। एक लॉ पढ़ेंगे बस, ये वाला लॉ पढ़ेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऑल्सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत इजी है, इसको हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है, प्रूफ करेंगे। ऑल्सो एक चीज और समझो कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, मान लो ए कॉम्प्लीमेंट है तो वो ये वाला पोर्शन होगा, ए के अलावा जितनी भी टर्म, जितना भी होगा ना यूनिवर्सल सेट में वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए के अलावा वाली चीजें, ए के अलावा वाली चीजें, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो दो एग्जांपल्स हैं, ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है, और ये यूनिवर्सल, ये जो ये है ना इसको हम यू से ही डिनोट करेंगे, आप इसको कंफ्यूज मत होना, बस ये बात।
तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट है, और एन जो बी के अंदर जो है 6 टर्म्स हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी? सेट बी यानी कॉम्प्लीमेंट ये निकालना है हमें। देखो, एन ऑफ ए यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए, मतलब ये कुछ टर्म्स हैं, देखो यहाँ निकाल रखा है। अब हम इसके थ्रू ना ये निकाल लेंगे जो क्या आएगा 2, यानी देखो थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है ये वाला पार्ट। आप ये वाले एग्जाम्पल को भी अभी ना लीव कर दो, मैं सेकंड एग्जाम्पल देखता हूँ। ए जो है ये है, बी जो है ये है, और यूनिवर्सल सेट जो है ये है। हमें बताना है, सेकंड गाइस थोड़ा सा ना टाइपिंग एरर है यहाँ पे। ए यूनिट बी पावर, क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर को ना वीडियो पॉज कर रहा हूँ, वो हटा रहा हूँ, आप देख लोगे इजीली। देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है, इन्होंने पूछा है कि ए की पावर सी जो है, ये देखो ए सी लिखा है ना, ए की पावर सी है, ठीक है। ए की पावर सी का मतलब क्या है? ए की कॉम्प्लीमेंट। हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कर लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट है भैया, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट में मतलब ये सारी टर्म्स, यानी ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है, और बी का कॉम्प्लीमेंट ये है। अब इन दोनों का यूनिवर्सल किया तो ये आया, ठीक है, और इन दोनों का यूनिवर्सल किया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आया जेड और 6, और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वो भी आया जेड और 6, यानी ये जो है इसके इक्वल हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, ये वाला हमें प्रूव हो गया। एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द फॉलोइंग सेट इन एडजॉइनिंग वेन डायग्राम। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट और यूनिवर्सल। तो ये हमारा वेन डायग्राम है, इसके थ्रू हम जो है सारी टर्म्स निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया ये, आप निकालोगे ना आपको पता चल जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए ये और ये सारी टर्म, इसमें से हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो इन टर्म्स के अलावा जो टर्म्स है हम हटा देंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और इन टर्म्स के अलावा वाली टर्म्स हटा देंगे। मतलब इन टर्म्स, ये वाली टर्म्स जो हैं इनको हटा के ये टर्म्स 3 9 7 4 और सी की जो टर्म्स हैं 5 14 ये सारी लिख देंगे, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, क्या बोला गया पहले क्वेश्चन पढ़ना। इन्होंने बोला है इसके इंटरसेक्शन के अलावा वाली टर्म्स लिखनी है। ये इंटरसेक्शन है 8 और 5, तो इसको 8 और 5 को हटा के जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे, जितने भी टर्म्स हैं सब लिख देंगे, तो ये हमारी ये आ गई। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट बोला है, ए का कॉम्प्लीमेंट बोला है तो मतलब ए वाली टर्म्स जो है, ये वाली टर्म्स, इनके अलावा वाली जो टर्म्स है ये सारी वो लिखेंगे, वो आ गई। फिर इसी तरीके से ए यूनियन सी करेंगे, जब ए और सी का यूनियन करेंगे, ए और सी का यूनियन करेंगे, ठीक है, इन दोनों का यूनियन करेंगे, उसका इंटरसेक्शन, यानी इसके अलावा ये छोड़ के जो भी टर्म्स आ रही है ना वो सारी टर्म्स, यानी 3 4 7 9 11 13 3 3 4 7 9 11 13। अब ये देखो, ये वाली सारी टर्म्स और ये वाली सारी टर्म्स हमने हटा दी और खाली ये वाली टर्म्स लिखी, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है, और यूनियन में तो सारी चीजें आएंगी, जितना भी पार्ट है इसमें सारे पार्ट सब यूनियन का पार्ट होगा, ठीक है। और इसी तरीके से एग्जाम्पल 4 है, इसको आप खुद करना, ठीक है, इसको आप खुद करना, मैंने आपको काफी हद तक चीजें समझा दी हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज कि आप काफी सारी चीजें जो है समझ आ गई, और हमने पूरे सेट को जो है कंप्लीट कर लिया, सेट के सारे क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट को कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरीके से कंसेप्चुअल वीडियो तो लाएंगे ही, साथ साथ एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू 11th और 12th बोथ। अभी 11th की बात करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम और भी आपके लिए फ्यूचर में वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज जो है वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस।